सो वेलकम टू डब्ल्यूएम क्लासेस। आज हम लेक्चर 6 कवर करेंगे जनरल साइंस का। इसकी मैंने पहले भी वीडियो बनाई थी लेकिन उसमें कुछ वॉइस का इशू था, तो अब आई होप कि अब इसमें ना हो। तो इसमें हम देखो लेक्चर 6 में हम क्या क्या कवर करेंगे। अगर किसी ने पिछले 5 लेक्चर नहीं पढ़े हैं तो मैं रिकमेंड करूँगा पहले वो पढ़ लो, तभी ये समझ में आएगा अच्छे से। अब इसमें हमने पढ़ना क्या है कि टाइप ऑफ डिजीजेज, तो क्योंकि हम डिजीजेज कवर कर रहे थे, हम देख रहे हैं कि कम्युनिकेबल डिजीजेज किस वजह से होती थी, पैथोजन की वजह से होती थी। अब हम देखते हैं कौन कौन से पैथोजन्स की वजह से कौन कौन सी डिजीजेज हो सकती हैं। तो कहने का मतलब हम कम्युनिकेबल डिजीजेज को इन डेप्थ पढ़ रहे हैं। तो कम्युनिकेबल डिजीजेज में पैथोजन्स कौन कौन से इन्वॉल्व हो सकते हैं। बैक्टीरिया हो सकता है, वायरस हो सकता है, फंगस हो सकता है, वर्म्स हो सकते हैं, प्रोटोजोआ हो सकता है। अब इनकी वजह से कौन कौन सी डिजीजेज हो सकती हैं वो हमने पढ़नी है। इनमें कौन कौन सी इंपॉर्टेंट डिजीज़ है जिसको हम अच्छे से पढ़ के जा सकते हैं ताकि एग्जाम में हमारा क्वेश्चन गलत ना हो, उसके चांसेस भी आने के ज़्यादा होंगे। तो ऐसे ही हम मान लो हर एक में, जैसे बैक्टीरिया के केस में, वायरस के केस में एक एक थोड़ा डेप्थ में पढ़ेंगे। जैसे आप सबसे पहले देखो बैक्टीरियल डिजीज़। तो किसका कहने का मतलब इसमें जो हमारे पास डिजीज़ हैं बैक्टीरिया की वजह से, मतलब इसमें पैथोजन कौन सा है, बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया की वजह से होने वाली डिजीज़ कौन से हैं, तो इनको याद रखने का आसान तरीका है टी से याद रख लेना। टी मतलब ट्यूबर, इसमें ट्यूबरक्लोसिस भी है, टाइफाइड भी है, इसमें टेटनस भी है, उसके बाद इसमें लेप्रोसी भी है, कॉलरा भी है, एंथ्राक्स भी है, और भी बहुत सारे आते हैं। तो ये सारी की सारी बैक्टीरियल डिजीज़ हैं। अब सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि ये जो बैक्टीरिया है ये कौन से किंगडम से आता है। किंगडम हम पहले ही पढ़ चुके हैं। तो किंगडम में हमने पढ़ा था मोनेरा किंगडम। तो मोनेरा किंगडम की कैरेक्टरिस्टिक्स में था कि वो प्रोकैरियोट्स होते हैं और यूनिसेलुलर होते हैं। प्रोकैरियोट्स का मतलब वो फुली डेवलप नहीं होते, यूनिसेलुलर का मतलब वो एक सेल के बने होते हैं। तो कहने का मतलब जितने भी बैक्टीरियल डिजीज़ हैं इनमें जो बैक्टीरिया इन्वॉल्व है वो कौन से किंगडम से है, मोनेरा किंगडम से है, मतलब वो यूनिसेलुलर है और साथ में प्रोकैरियोट्स है। अब इसमें हम स्पेसिफिकली ट्यूबरक्लोसिस को थोड़ा सा डेप्थ में पढ़ेंगे। रीज़न ये है कि क्योंकि ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी में भी ट्यूबरक्लोसिस का वो बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है। कहने का मतलब ट्यूबरक्लोसिस एक किस्म का हमारे लिए बहुत बड़ा इशू बन गया हुआ है ग्लोबली भी। अब देखो टीबी को ऐसा नहीं कि ये केयरेबल नहीं है, इसको केयर किया जा सकता है, लेकिन ये केयर होता क्यों नहीं है वो रीज़न आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, क्या क्या रीज़न्स हैं। सिर्फ टीबी नहीं बल्कि जितने भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन या वायरल इन्फेक्शन भी हैं उन सब में भी AMR का, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस का इशू पढ़ेंगे, क्योंकि ये बहुत न्यूज़ में रहता है और इस पर एक क्वेश्चन आप मान के चलो कि आपको स्टेटमेंट वाइज पूछ सकते हैं वो। अब सबसे पहले देखो टीबी के काजेज क्या क्या हैं। तो कहने का मतलब हमें पता है कि इसमें पैथोजन कौन सा है वो आपको पता होना चाहिए। तो पैथोजन कौन सा है इसमें, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, ये पैथोजन का नाम है। टीबी का जो पैथोजन है जिसकी वजह से टीबी हो रही है, ठीक है। तो पैथोजन का नाम आपको पता होना चाहिए। टीबी के केस में मोड ऑफ ट्रांसमिशन आपको पता है एयर के थ्रू होता है ये, जैसे कफिंग, स्नीजिंग या ड्रॉपलेट इन्फेक्शन की वजह से। अब कौन कौन से एरिया हैं जो ये इफेक्ट करता है, लंग्स करता है और बाकी ऑर्गन्स भी कर सकता है। जब वो लंग्स को इफेक्ट करता है बैक्टीरिया तो उसे हम बोलते हैं पल्मोनरी टीबी। जब वो लंग्स को छोड़ के बाकी ऑर्गन, जैसे ब्रेन की टीबी होगी या बोन्स की या इंटेस्टाइन की टीबी होगी, उसे बोला जाता है एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी। अब देखो ये इतना बड़ा इशू है कि हमने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में भी जो हमने हेल्थ पे रखे हैं उस टारगेट में हमारे पास ये भी है कि हम टीबी को एलिमिनेट कर देंगे बाय 2030। ठीक है, 2030 तक हमें एलिमिनेशन करना था किसका, टीबी का भी। अब देखो इसके सिम्टम्स कौन क्या क्या होते हैं, मतलब टीबी अगर किसी को है उसको पता कैसे चलेगा, सिम्टम्स का भी आपको थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए। पहली चीज़ कि उसको परसिस्टेंट कफ रह रही है कम से कम 15 दिन से ज़्यादा। उसके बाद उसको आफ्टरनून फीवर्स आ रहे हैं, उसको वेट लॉस हो रहा है, उसको ब्लड स्टेन स्पिटम हो रहे हैं, उसके बाद नाइट स्वेट्स हो रहे हैं। ठीक है, मतलब उसके थूक में खून का आ जाना, उसका वेट लॉस हो जाना, उसको आफ्टरनून फीवर आना, ठीक है, दोपहर के बाद फीवर आ जाना, उसके बाद नाइट स्वेट्स होना। तो ये सारे इसके सिम्टम्स में हैं। लेकिन मैंने जैसे बताया कि ये क्योरेबल है, लेकिन इसकी मसला क्या है कि प्रॉपर ट्रीटमेंट होनी चाहिए। प्रॉपर ट्रीटमेंट का यहाँ पे मतलब है कि आपको ड्रग थेरेपी को पूरा का पूरा उसको फॉलो करना है। ड्रग थेरेपी होता है क्या असल में कि जब भी डॉक्टर आपको कोई भी चीज़ प्रिस्क्राइब करता है तो वो सबसे पहले डोजेज बताता है आपको कि ये कितनी खानी है, कितनी टेबलेट्स लेनी है, उसकी डोज़ कितनी है, मतलब 100 mg है, 500 mg है, 1000 mg है, तो वो डोज़ होगी। कितनी बार लेनी है वो फ्रीक्वेंसी होगी, और कितने टाइम पीरियड तक आपको खाना है वो ड्यूरेशन होगी। अगर आप इनमें से कोई एक चीज़ भी कम कर दो, जैसे मान लो उसको उन्होंने बोला कि सुबह शाम खानी है, आप बोलोगे नहीं मैं सिर्फ सुबह खाऊंगा, उसने बोला ये फ्रीक्वेंसी आ गई, डोजेज मान लो उन्होंने बोला कि 500 mg आपको खाना है। अब बोलोगे नहीं यार एक काम करता हूँ पूरे दिन में खाना तो सीधा 1000 mg खा लेता हूँ एक की बार पूरे दिन में, तो उसकी वजह से बहुत बड़ा इशू हो जाता है। ठीक है, तो अब देखो इसका मैं आपको बता रहा था कि ये सारी बैक्टीरियल इन्फेक्शन की बात कर रहे हैं हम कि इसका ट्रीटमेंट कैसे किया जा सकता है। तो पहला तरीका आता है हमारे पास एंटीबायोटिक्स का। ठीक है, तो एंटीबायोटिक्स एक तो देखो हमारी बॉडी खुद एंटीबायोटिक्स बनाती है, जैसे हम नीचे पढ़ेंगे जब बी सेल्स पढ़ेंगे, टी सेल्स पढ़ेंगे, तो
लेकिन हमें बाहर से भी एंटीबायोटिक्स देने पड़ते हैं। जब हमारा इन्फेक्शन हमारी बॉडी उसको केयर ना कर पाए तो हम बाहर से एंटीबायोटिक्स देते हैं। तो वो जो एंटीबायोटिक्स हम लेते हैं जब हम बीमार हो जाते हैं, मान लो डॉक्टर ने बोला कि 5 दिन आपको ये मेडिसिन खानी है, हमें 3 दिन के बाद आराम हो गया, हमारे सिम्टम्स चले गए, तो हम 2 दिन वो मेडिसिन पूरा कोर्स उसका नहीं कंप्लीट करते हैं। उस वजह से होगा क्या कि हमारी बॉडी में जैसे मान लो 80% बैक्टीरिया उसने मार दिए इस मेडिसिन ने, जो एंटीबायोटिक हमने खाया, लेकिन वो जो 20% थे उनको आदत हो गई किसकी, इस एंटीबायोटिक की। मतलब जो एंटीबायोटिक इसने ली थी उसकी वजह से वो 20% तो अभी बचे हुए हैं। तो इन्होंने सीख लिया कि इस एंटीबायोटिक से कैसे बचा जा सकता है। अब नेक्स्ट टाइम जब आप इसको मेडिसिन को खाओगे तो वो 5 डेज़ का कोर्स जो है वो 5 दिन के, आप 10 दिन भी खाओगे तो सिर्फ ये जो 20% आपकी बॉडी में बैक्टीरिया जिन्होंने सीख लिया हुआ था वो इस बैक्टीरिया इस एंटीबायोटिक से नहीं मरेंगे। तो कहने का मतलब आपकी बॉडी ने एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बना लिया है। ठीक है, ये इशू मैं आपको समझाना चाह रहा था इसमें। तो कहने का मतलब अगर आप ड्रग थेरेपी को सही से नहीं फॉलो करोगे, ड्रग थेरेपी किस बेसिस पे बनती है कि आप देखो आपको कौन सा वायरल हुआ है, आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ है, आपको फंगल इन्फेक्शन हुआ है, उस बेसिस पे, और ये देखते हैं कि उसमें जो पैथोजन इन्वॉल्व है वो पैथोजन कितना जल्दी ग्रो कर सकता है, वो कितना जल्दी अटैक करता है, उसके बाद वो एक्ट कैसे करता है, जब मतलब कितनी देर के बाद एक्ट करता है, उसका टाइम टू डाई क्या है, कितना उसका मतलब टाइम पीरियड क्या है ज़िंदा रहने का, वो रिप्रोड्यूस कितने टाइम में करता है, ये सारे फैक्टर्स कंसिडर करके ड्रग थेरेपी बनाई जाती है। अगर आपने ड्रग थेरेपी में थोड़ा सा भी ऊंच नीच कर दी तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बड़ा नुकसान हो जाता है। और वही इस टाइम पे ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी में टॉप 10 में AMR भी आता है। ठीक है, कि ये जो एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस है ये हमने टॉप 10 में रख दिया है ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी में। WHO ने रखा है ये। ठीक है, टॉप 10 में हमारे लिए ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी है। टॉप 10 क्या, आप टॉप 5 में भी मान सकते हो इसको। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू फॉलो, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रीज़न क्या है, देखो क्योंकि बैक्टीरिया सीख जाता है कि मुझे उस मेडिसिन से कैसे लड़ना है, कुछ एंटीबायोटिक से कैसे लड़ना है, तो वो क्या बना लेता है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बना लेता है, फिर उसको मारना मुश्किल हो जाता है। तो उसका आपके पास एक ही ऑप्शन बचता है कि आपको एंटीबायोटिक ही चेंज करना पड़ेगा। लेकिन हमारे पास एंटीबायोटिक उतने ज़्यादा है नहीं है, तो हम चेंज कहाँ से करेंगे। ठीक है, तो कह रहे मान लो बैक्टीरियल इन्फेक्शन से लड़ने के लिए हमारे पास 2-3 एंटीबायोटिक्स हैं मैक्सिमम, उसी को वो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करके बनाते रहते हैं। तो कहने का मतलब हमारे पास एंटीबायोटिक ज़्यादा है नहीं है। तो अब किसी के बॉडी में अगर एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस बन गया तो फिर उसको मेडिसिन का असर ही नहीं होगा। ठीक है, वो एंटीबायोटिक्स खाएगा उसको कोई असर नहीं होगा। अब ये होता क्यों है, तो जैसे मैंने आपको बताया मिस यूज़ की वजह से, आपने इनकम्प्लीट कोर्स किया है या सेल्फ मेडिकेशन। जैसे एक बार आपको फीवर हुआ, आपने डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने आपको मेडिसिन प्रिस्क्राइब की, ये 3 दिन खानी है। दूसरी बार आपको दोबारा से फीवर हुआ, आपको लग रहा है कि मुझे इन्फेक्शन हो गया, चाहे वो फंगल इन्फेक्शन हुआ हो, लेकिन आप पहले आपको डॉक्टर ने बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए दिया था, अब फंगल इन्फेक्शन, तो सेल्फ मेडिकेशन चल रही है। ठीक है, तो उस वजह से भी आपकी बॉडी वो बना लेगी। उसके बाद फूड और वाटर जो असल में कंटेमिनेशन की वजह से भी, अनट्रीटेड सीवेज की वजह से भी, अब जितने भी असल में एंटीबायोटिक्स जो डिस्पोज किए जाते हैं पानी में, तो वो किसी न किसी साइकिल के थ्रू वापस हमारी बॉडी में आ रहे हैं। ठीक है, उसके बाद जैसे मान लो आप मिल्क के थ्रू, मान लो काऊ को एंटीबायोटिक दिया गया था, वो बीमार थी, तो वो वाला काऊ का वो मिल्क के थ्रू फिर दोबारा हमने कंज्यूम किया, तो उस वजह से अंडर एक्सपोजर या ओवर एक्सपोजर हो सकता है, उस वजह से भी AMR हो सकता है। और थर्ड रीज़न इसका नेचुरली है। कहने का मतलब कि बैक्टीरिया ने खुद को टाइम के साथ इवॉल्व करना सीख लिया। जैसे कोविड-19 वायरस के टाइम पे हमें बताया कि वो जो वायरस था वो क्या कर रहा था, खुद को इवॉल्व कर रहा था टाइम के साथ, तो वैसे ही बैक्टीरिया भी खुद को इवॉल्व कर सकता है टाइम के साथ, ये नेचुरली होता है। ठीक है, तो इस वजह से AMR बन सकता है। अब देखो जैसे हमने देखा कि जितने भी बैक्टीरियल हमारे पास, मतलब इनको जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन का जो ट्रीटमेंट है वो देख रहे थे कि एंटीबायोटिक्स के थ्रू होता है, लेकिन उसमें AMR बहुत बड़ा इशू है। AMR किस वजह से होता है वो हमने देखा। अब हम देख रहे हैं कि ओवरऑल, जैसे जो TB का केस ले रहे थे ना, हम ऊपर TB पढ़ रहे थे, तो TB के केस में हम देख रहे हैं कि TB के केस में जैसे फर्स्ट लाइन जो मेडिसिन दी जाती है वो कौन सी है, रिफेम्पसिन। कौन सी है, रिफेम्पसिन दी जाती है। अब असल में जब इसका भी जो ड्रग थेरेपी है वो ये है कि आपको 9 मंथ्स के लिए मान लो लगातार लेनी है। अब किसी ने क्या किया, 3 मंथ्स ली, फिर उसको लगा कि सिम्टम्स चले गए, उसने 2 मंथ्स छोड़ दी, फिर उसको लगा कि वापस आ गया, फिर उसने 2 मंथ और ले ली। तो अब ऐसा जब तक ये चलता रहेगा तब तक आपकी बॉडी में AMR बन जाएगा। फिर आप जितनी मर्जी 9 महीने की जगह 50 महीने भी खा लो, उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपकी बॉडी ने वो चीज़, और इसका नुकसान और ज़्यादा भी है। मतलब इसका मल्टीप्लायर इफेक्ट है। मल्टीप्लायर इफेक्ट मतलब यहाँ पे आप देखो जो होता क्या है कि जैसे मान लो बैक्टीरिया ने ये सीख लिया कि मुझे कैसे सर्वाइव करना है। अब वही वाला बैक्टीरिया आपकी फैमिली में स्प्रेड हुआ, अल्लाह ना करे, या किसी और को स्प्रेड हुआ, तो होगा क्या कि
वो वाला बैक्टीरिया, ये वो वाला बैक्टीरिया है जिस पे आपकी ये फर्स्ट लाइन मेडिसिन काम नहीं कर रही है। तो आप जिसमें ये स्प्रेड हुआ उसके ऊपर भी ये मेडिसिन काम नहीं करेगी। तो आप खुद सोचो कि वो है, ये क्योरेबल है, लेकिन ये AMR की वजह से फिर बहुत बड़ी मुसीबत बन जाती है, जिसकी वजह से डेथ्स होती हैं बहुत सारी। ठीक है, तो इसलिए AMR बहुत ज़्यादा सीरियस प्रॉब्लम। मैंने आपको बताया कि WHO में टॉप 10 में इसको डाला हुआ है, वर्ल्ड हेल्थ इमरजेंसी में, वर्ल्ड हेल्थ इमरजेंसी में भी। अब ये चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, आप इसको पढ़ सकते हो। सेम वही जो मैंने ऊपर बताया, आपको भी सब कुछ लिखा हुआ है यहाँ पे कि AMR होता कैसे है, क्यों होता है। अब देखो, आपको कोई भी अगर न्यूज़ में डिजीज़ मिलती है तो उसका सबसे पहले आपको क्या, उसका काज पता होना चाहिए कि किस वजह से हो रही है, उसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, उसकी वजह से सिम्टम्स क्या क्या दिखाई दे रहे हैं, उसका डायग्नोसिस, उसका ट्रीटमेंट, और कम से कम ये पता होना चाहिए कि उस डिजीज़ के ऊपर कोई नेशनल प्रोग्राम चल रहा है क्या। तो इस बेसिस के ऊपर कोई न्यूज़ में दिखती है आपको डिजीज़, उसके बारे में ये 4-5 चीज़ें आपको, ये दो तो हर हालत में पता होनी चाहिए, कम से कम ये 2-3 चीज़ें ऑप्शनल आपके लिए कि आप कर भी सकते हो, जिससे आपको एग्ज़ाम में आसानी हो जाएगी। जैसे अभी ज़िका डिजीज़ जो है, उसमें ज़िका में होता है क्या एक्चुअली कि जो बच्चे पैदा होते हैं ज़िका वायरस के साथ या ज़िका डिजीज़ के साथ, तो उसमें जो उनके साइज़ है किसका, हेड का, वो बहुत अबनॉर्मली स्मॉल होता है। तो उस वजह से उसको बोलता है माइक्रोसेफेली, बोलते हैं उसको माइक्रोसेफेली, का मतलब सर का साइज़ बहुत स्मॉल है। ये न्यूज़ में थी, इसलिए बताऊँ। निपा वायरस भी न्यूज़ में थी, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ की वजह से। ये हम नीचे पढ़ेंगे अभी, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ क्या होती हैं। अब देखो, दूसरा हम पढ़ रहे हैं प्रोटोजोन डिजीज़। तो यहाँ पे कहने का मतलब हम ये पढ़ क्या रहे हैं, हम डिजीज़ को पढ़ रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ पैथोजन। तो हमने बैक्टीरिया एज ए पैथोजन देख लिया, उसमें TB को स्पेसिफिकली हमने पढ़ा। यहाँ पे हम देख रहे हैं प्रोटोजोन डिजीज़। ठीक है, ये सारी कम्युनिकेबल डिजीज़ ही हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये किसकी वजह से हो रही हैं हमारे पास, शाबाश, पैथोजन की वजह से हो रही है। यहाँ पे पैथोजन कौन सा है, प्रोटोजोआ में। अब देखो, प्रोटोजोआ ये सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कौन से किंगडम से आती है। तो किंगडम प्रोटिस्टा हमने पढ़ रखा है। इसमें इसका मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थी, यूकैरियोटिक और यूनिसेलुलर। कहने का मतलब ये भी एक सेल से ही बने हुए हैं। ये सारी डिजीज़ आपको उसी प्रोटोजोआ में भी क्या मतलब, ये जो प्रोटोजोआ एज ए आपको क्या बोलते हैं इसको यार, हाँ, काम कर रहा है एज ए पैथोजन। ठीक है, प्रोटोजोआ, लेकिन ये कौन से किंगडम से आता है। अब उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है, यूकैरियोटिक है, कहने का मतलब वो फुली डेवलप्ड है, और साथ में क्या है, यूनिसेलुलर है, एक ही सेल का है लेकिन वो सेल डेवलप्ड है। कौन कौन सी इसकी वजह से हो सकती हैं डिजीज़, उसकी एग्जांपल्स मैंने 3 लिखी हुई हैं, इसमें और भी बहुत सारी हो सकती हैं। तो एक आ गया आपका ओमीबियासिस, उसके बाद गैरेडाइसिस, ठीक है, गैरेडाइसिस और मलेरिया। अब देखो, ये दो उतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। मलेरिया के ऊपर क्वेश्चन आपको आ सकता है, क्योंकि इंडिया का मलेरिया के ऊपर स्पेसिफिकली एक अलग से प्रोग्राम चल रहा है। ठीक है, तो मलेरिया सबसे पहले आपको मोड ऑफ ट्रांसमिशन पता होना चाहिए कि होता कैसे है। तो ये क्या है, ये वेक्टर बोर्न डिजीज़ है, वेक्टर की वजह से होती है। वेक्टर हमने पिछले लास्ट लेक्चर में अच्छे से पढ़ा था, यहाँ पे मैं उसको नहीं पढ़ाऊंगा। वेक्टर क्या होता है ये बता देता हूँ। वेक्टर हमारे पास 2 टाइप के होते थे, एक मैकेनिकल वेक्टर और बायोलॉजिकल वेक्टर। तो यहाँ पे जो मलेरिया के केस में है वो हमारा बायोलॉजिकल वेक्टर है, और वो भी फिक्स्ड है कि कौन होगा उसमें। ठीक है, तो वेक्टर होता क्या था एक्चुअली, वो कि जैसे मान लो कि जो भी पैथोजन उसने कैरी किया है, अब उसके ऊपर जैसे मान लो मस्कीटो है, तो उसके पास कोई पैथोजन है, लेकिन उसका इम्पैक्ट उसके ऊपर नहीं पड़ रहा है, उस वेक्टर के ऊपर उसका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है। ठीक है, मतलब उसको ये बीमारी नहीं हुई होती, किसको, वेक्टर को। जो पैथोजन तो वो अपने अंदर भी लेके जा सकता है, अपने परों पे लेके जा सकता है। मतलब मैकेनिकल का मतलब था कि आपने उसके सर पे लगा है, उसके विंग्स पे लगा है, उसके पाँव पे लगा है। तो यहाँ पे मलेरिया में हमारे पास ये हमें पता है कि कौन सा बायोलॉजिकल वेक्टर है। कहने का मतलब वो बाइट से ही हो सकता है, उसके अंदर है वो। तो मोड ऑफ ट्रांसमिशन में क्या है, वेक्टर बोर्न ट्रांसमिशन है, मॉस्किटो के थ्रू होता है। ये सबसे ज़्यादा प्रेवलेंट कहाँ पे है, क्योंकि देखो मलेरिया होने के लिए अब मॉस्किटो का होना ज़रूरी है, और मॉस्किटो का होने के लिए आपका कुछ पर्टिकुलर मतलब करेक्टरिस्टिक्स पूरी होनी चाहिए। जैसे मान लो वहाँ का टेम्परेचर ज़्यादा होना चाहिए, वहाँ पे रेनी सीज़न होगा तो मॉइस्चर ज़्यादा होगा, तो ताकि मतलब वो अच्छे से फल फूल पड़े। कौन, मॉस्किटो। अब जितनी भी ये ट्रॉपिकल या सब ट्रॉपिकल कंट्रीज़ हैं, ठीक है, तो यहाँ पे आपको पता है टेम्परेचर ज़्यादा होता है, टेम्परेचर ज़्यादा होगा, बारिशें ज़्यादा होंगी, तो उस वजह से वहाँ पे ये जो मॉस्किटो है ये बहुत ज़्यादा फैल जाता है। तो उस वजह से होगा क्या कि आपको मलेरिया होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो कहाँ पे प्रेवलेंट है ज़्यादा, वो मैंने लिखा है। अब साउथ ईस्ट एशिया में अगर आप देखोगे तो इंडिया में मैक्सिमम केसेस मलेरिया के मिलते हैं, और मैक्सिमम डेथ्स भी इंडिया में ही होती हैं। ठीक है, तो इसीलिए हमारे पास एक्चुअली नेशनल वेक्टर प्रोग्राम है पूरा का पूरा। ठीक है, मतलब वेक्टर बोर्न डिजीज़ के लिए हमने अलग से नेशनल प्रोग्राम बना रखा है, लेकिन फिर भी ये इतना ख़तरनाक था मलेरिया कि इसके लिए हमें एक डेडिकेटेड प्रोग्राम बनाना पड़ा मलेरिया के लिए।
ठीक है। तो अब सबसे पहले आपको याद रखना है कि इसमें पैथोजन कौन सा इन्वॉल्व होता है मलेरिया के केस में। जैसे हमने ऊपर देखा था टीबी के केस में कौन सा पैथोजन था, तो मलेरिया के केस में हमारे पास पैथोजन होता है जिसे बोलते हैं प्लाज्मोडियम। क्या बोलते हैं? प्लाज्मोडियम। तो यहाँ पे मैंने लिखा है सबसे पहले पैथोजन, तो आपको पता है कि वो वाला ऑर्गेनिज्म जो उस डिजीज़ को काज कर रहा है। तो प्लाज्मोडियम हमारे पास दो टाइप के, मतलब इसमें दो फॉर्म्स, इसकी दो वैरायटीज़ एग्जिस्ट करती हैं। एक वीवैक्स होता है, एक फाल्सिपारम होता है। ठीक है, ये इसके वैराइटीज़ हैं प्लाज्मोडियम की। लेकिन उतना याद रखने की ज़रूरत नहीं, कम से कम ये पता होना चाहिए कि मलेरिया के केस में पैथोजन कौन है? प्लाज्मोडियम। अब प्लाज्मोडियम असल में इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसकी खसूसियत ही इतनी ख़तरनाक है। अभी समझाता हूँ क्या खसूसियत है इसकी। सबसे पहले देखो, मैंने बताया कि ये वेक्टर है, कौन सा बायोलॉजिकल वेक्टर है, वो भी फिक्स है। कौन? फीमेल एनोफेलस मॉस्किटो। मेल में नहीं होता है, ये फीमेल ही इसको कैरी करती है। ठीक है, और ये मॉस्किटो बाइट की वजह से होता है क्योंकि बायोलॉजिकल वेक्टर है। अब देखो, फीमेल एनोफेलस मॉस्किटो की वजह से होता है, तो अब मेल की वजह से क्यों नहीं होता? आप ये सोच सकते हो, आपके माइंड में आ सकता है कि मेल क्यों नहीं इसको कैरी करता है। असल में मेल का साइज़ जो है वो भी कम होता है और उसकी कैपेबिलिटी नहीं है वो उसको लेके घूम सके। ठीक है, तो फीमेल के पास ये सारी की सारी करेक्टरिस्टिक्स हैं कि वो उसको लेके घूम सकती है, उसको अपने अंदर रख सकती है, और साइज़ की वजह से भी। अब इसके सिम्टम्स क्या क्या हैं? अगर किसी को मलेरिया होता है तो सबसे पहले उसको हाई टेम्परेचर होगा और साथ में चिल्स होंगे। ये चीज़ें आपको थोड़ी सी याद रखनी है सिम्टम्स। जैसे हमने टीबी के सिम्टम्स देखे थे, वैसे यहाँ पे सिम्टम्स सिर्फ इतना ही याद रखना है। उसके बाद प्लाज्मोडियम के लाइफ साइकिल आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि इस पर आपको स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन पूछ सकते हैं, क्योंकि ये मलेरिया के कंसेप्ट को समझने के लिए प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल समझनी ज़रूरी है। अब देखो, आपको पता है कि जो भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो सारे के सारे ऑर्गेनिज्म दो तरीके से रिप्रोड्यूस करते हैं, या तो वो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं या वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करने का मतलब ये है कि उनका एक ही पेरेंट होगा, वही खुद को डिवाइड करके दो में डिवाइड हो जाएगा। सेक्सुअली का मतलब ये है कि यहाँ पे दो पेरेंट्स होंगे, फिर वो मिलके आपको आगे ऑफस्प्रिंग चलाते हैं। तो जैसे मान लो यहाँ पे एसेक्सुअली और सेक्सुअली, मैंने बताया यहाँ पे दो पेरेंट्स हैं, यहाँ पे एक ही पेरेंट्स है। अब प्लाज्मोडियम कौन है? पैथोजन है। किस केसेस में? मलेरिया के केस में। तो इस पैथोजन की असल में लाइफ साइकिल में अगर आप देखोगे, एक बड़ी खतरनाक चीज़ है, वो ये कि ये सेक्सुअली और एसेक्सुअली दोनों तरीके से रिप्रोड्यूस कर सकता है। जब ये ह्यूमन बॉडी के अंदर होता है, ये एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है, उसको बोला जाता है इंटरमीडिएट होस्ट। इंटरमीडिएट होस्ट मतलब इसका इंटरमीडिएट होस्ट कौन है? ह्यूमन बीइंग है। तो यहाँ पे इंटरमीडिएट होस्ट में ये एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर रहा है। और दूसरा आ गया जब वो मस्कीटो के अंदर रह रहा है, कौन? प्लाज्मोडियम, वो उसका डेफिनेट होस्ट है, वहाँ वो सेक्सुअली रिप्रोडक्शन करता है। तो क्या याद रखना है कि प्लाज्मोडियम दोनों तरीके से रिप्रोड्यूस कर सकता है। सेक्सुअली कहाँ पे करता है? ह्यूमन बींग्स के अंदर। एसेक्सुअली ह्यूमन बींग्स के अंदर, और सेक्सुअली प्रोड्यूस करता है मस्कीटो के अंदर। अब ये मस्कीटो के अंदर सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर रहा है तो इसे हम डेफिनेट होस्ट बोलते हैं। डेफिनेट होस्ट मतलब जहाँ पे वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर रहा हो। इंटरमीडिएट होस्ट मतलब जहाँ पे वो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर रहा हो। ऐसी चीज़ें याद रखनी है आपको। तो डेफिनेट होस्ट मैंने वही लिखा कि इट इज़ द ऑर्गेनिज्म इन विच सेक्सुअली रिप्रोडक्शन ऑफ द पैथोजन टेक प्लेस। ठीक है, जैसे मस्कीटो इस केस में डेफिनेट होस्ट है प्लाज्मोडियम के लिए। ठीक है, ऐसे इंटरमीडिएट होस्ट मैंने आपको समझा दिया, वही चीज़ें मैंने यहाँ पे लिखी हुई हैं। अब देखो, प्लाज्मोडियम के लाइफ साइकिल समझना आपको थोड़ा सा ज़रूरी है, ताकि अगर आपको फंसाने की भी कोशिश करो ताकि ये समझ भी आ जाए आपको कि प्लाज्मोडियम काम कैसे करता है। अब मैंने बताया कि ये एसेक्सुअली और सेक्सुअली दोनों तरीके से रिप्रोड्यूस करता है। अब देखो, इसका ये समझने के लिए सबसे पहले मानो कि जैसे मान लो यहाँ पे आ गया हमारा, ये आ गया फर्स्ट इन्फेक्टेड मॉस्किटो। ठीक है, कोई मॉस्किटो, और ये है, ये कौन सा है? फीमेल एनोफेलस। ठीक है, फीमेल एनोफेलस मॉस्किटो है जो प्लाज्मोडियम लेके चल रही है। ठीक है, तो सबसे पहले ये मान लो किसी को बाइट कर रही है, किसी बंदे को इसने बाइट किया, तो ये आ गया हमारा फर्स्ट इन्फेक्टेड पर्सन जिसको इसने बाइट किया। अब ये जो इसने जब बाइट किया तो वो प्लाज्मोडियम कहाँ जाएगा? ब्लड में जाएगा, लेकिन वो इनएक्टिव स्टेट में होता है, ये याद रखना। ठीक है, वो पूरा का पूरा एक्टिव नहीं होता है, फुली डेवलप्ड नहीं होता है जब उसने बाइट किया, जब हमारी बॉडी में गया। अब होगा क्या कि जैसे उसके बाद जो ब्लड है वो इस प्लाज्मोडियम को कहाँ लेके जाता है? लीवर सेल्स तक लेके जाता है, क्योंकि मतलब वो वाली ऐसी जगह है इसकी कि उसको मज़ा आता है वहाँ पे कि मैं वहाँ पे जाके मज़े करूँगा। तो ये सबसे पहले प्लाज्मोडियम कहाँ लेके जाता है, मतलब ब्लड से कहाँ जाता है? सबसे पहले लीवर में जाता है। ठीक है, और यहाँ पे प्लाज्मोडियम जो है वो फुल फॉर्म में ग्रो करता है। कहाँ पे? लीवर में जाके। समझ आ रहा है? अब देखो, जब वो यहाँ पे चला गया तो इसका मतलब उसने लीवर सेल को इन्फेक्ट कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे जो उसकी ग्रोथ हो रही है अब वो एक्टिव स्टेट में आ गया है। उसके बाद लीवर के बाद क्या होगा कि जैसे ही वो एक्टिव स्टेट में आ गया है तो अब ये सबसे पहले अटैक करता है रेड ब्लड सेल्स पे, आरबीसी के ऊपर। ठीक है, तो ये स्पेसिफिकली कहाँ पे जा रहा है? आरबीसी में जा रहा है। अब वहाँ पे इन्फेक्ट करेगा आरबीसी को, तो आपका आरबीसी इन्फेक्टेड हो गया। अब वहाँ पे ये रिप्रोडक्शन स्टार्ट करता है, इससे पहले रिप्रोड्यूस नहीं करता है, ये यहाँ पे रिप्रोडक्शन करता है। हमने बताया कि ये दोनों तरीके से रिप्रोड्यूस कर सकता था। जब ये ह्यूमन बींग्स के अंदर होता है तो ये एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है, तो यहाँ पे ये एसेक्सुअली रिप्रोडक्शन स्टार्ट करता है अपनी, कौन? प्लाज्मोडियम। तो जब यहाँ पे इसने स्टार्ट की रिप्रोडक्शन करनी, तो होगा क्या कि सेल का साइज़ बढ़ने लग जाएगा, फिर वो बस्ट हो जाएगा।
ठीक है, वो कितना एकोमोडेट कर पाएगा उसको। तो उसके बाद क्या होता है कि वो जो आरबीसी हमारे वो टूटने लग जाते हैं, वो ब्रेक डाउन होने लग जाते हैं, वो ब्रस्ट कर जाते हैं। तो अब होगा क्या कि उनका नंबर इंक्रीज़ हुआ, आरबीसी ब्रेक डाउन हो गए, प्लाज्मोडियम हमारा एंटर कर जाता है ब्लड में, अब बहुत लार्ज नंबर में। अब ये जैसा ही प्लाज्मोडियम ब्लड में एंटर करता है ना, ये आरबीसी जैसे ही ब्रेक डाउन होते हैं, उसी टाइम पे इंसान को फीवर आता है। और ये फीवर आता है फिर जाता है। ये फीवर तभी आता है जब वो बॉडी में जैसे एंटर करते हैं और हमारी बॉडी उसके साथ लड़ने की कोशिश करती है। ये पूरा का पूरा मैं समझा कह रहा हूँ, मलेरिया ये ट्रांसमिट कैसे होता है, प्लाज्मोडियम के थ्रू ही होता है, लेकिन ये होता क्या है, इसकी पूरी साइकिल क्या है। अब यहाँ तक समझ में आ गया कि इसको फीवर हुआ। अब होगा क्या कि जैसे मान लो कोई दूसरा मस्कीटो आया, वो इस पर्सन की बॉडी के ऊपर उसने वहाँ, क्योंकि ब्लड में आ गया वो प्लाज्मोडियम, वहाँ से उसने वो ले लिया। फीमेल एनोफिलिस ही होगी इस केस में भी, वो वहाँ से ब्लड ले रही है, फिर दूसरे पर्सन को इन्फेक्ट कर रही है। तो इस हिसाब से ये साइकिल चलता ही रहता है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया कि प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल कैसे है, ये कैसे ट्रांसमिट होता है। अब ये फीमेल ही क्यों होता है, मैंने आपको कंपेटिबिलिटी बताया, ठीक है, साइज़ की वजह से। अच्छा जी, उसके बाद ये मैंने बताया कि क्या हर एक फीमेल एनोफिलिस मस्कीटो के पास प्लाज्मोडियम होता है, ज़रूरी नहीं है हर किसी के पास हो। वो किसी पर्सन से एक से लेगी, फिर उसी हिसाब से इस साइकिल में एंटर होती है और वो घूमता ही रहता है सारा का सारा चक्कर, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। उसके बाद हम बात करते हैं अब फंगल डिजीज़ की। हमने 2 डिजीज़ पढ़ ली, कौन कौन सी पढ़ी, प्रोटोजोआ पढ़ी और हमने बैक्टीरियल डिजीज़ पढ़ ली। अब हम फंगल डिजीज़ की बात करते हैं। यहाँ पे देखो हमारे पास फंगस के केस में हमारे पास कौन है, क्या बोलते हैं इसको, किंगडम कौन सा है, फंगाई किंगडम, ये हमने पढ़ लिया, फंगाई किंगडम में फंगाई, ठीक है। तो अब देखो फंगस के लिए ना इसको भी ऐसा मतलब इन्वायरमेंट चाहिए जहाँ पे ये ग्रो कर सके। तो ये कौन से इन्वायरमेंट में ज़्यादा ग्रो करता है, उन प्लेसेस में जो वार्म हो, जैसे मलेरिया के लिए था कि मस्कीटो के लिए टेम्परेचर का अच्छा होना, मॉइस्ट हो और डार्क हो। तो आपने देखा होगा कि इसकी वजह से असली ये नाम सुने होंगे आपने कि फंगस की वजह से कौन कौन सी डिजीज़ हो जाती हैं, ठीक है। तो एक है कैंडिडियासिस, उसके बाद आ गया रिंगवॉर्म, उसके बाद आ गया आपको एथलीट फुट। रिंगवॉर्म के लिए तो आपने देखा कि भाई ये मानसून में स्वेटिंग वगैरह की वजह से हो जाता है, गले पे कहीं पे भी हो सकता है हमारी बॉडी के ऊपर रिंगवॉर्म्स। तो इसके लिए तो बहुत सारी एंटी फंगल वो आती हैं, आपने देखा होगा ऑइंटमेंट्स वगैरह, तो आपको वो क्रीम लगानी है और आप ठीक हो जाओगे, ठीक है। तो कैंडिडियासिस क्या होता है और एथलीट फुट क्या होता है। एथलीट फुट यहाँ पे एक्चुअली कहने का मतलब ये कि एथलीट एक्चुअली जैसे हम मान लो उसने सॉक्स भी लगा रखे हैं, अब वो रनिंग कर रहा है तो उसको स्वेटिंग हो रही है, तो उसके टोज़ के अराउंड क्या हो जाएगा, फंगल इन्फेक्शन हो जाएगा, ठीक है। या फिर वो लोग जो ज़्यादातर जिनके पाँव गीले रहते हैं, मॉइस्ट रहते हैं, उनको ये एथलीट फुट हो जाता है, एथलीट फुट डिजीज़ हो जाती है। तो ये फंगल डिजीज़ में आती है। अब ये मैंने आपको बता दिया। कैंडिडियासिस क्या है, ये एक्चुअली आप अगर देखोगे ये हमारी बॉडी में ये वाला फंगस हमेशा से ही रहता है, ये कॉमनली मिलता है हमारी बॉडी में। जैसे हमारी टंग आपने देखा होगा, उस पर वो जो वाइट वाली ऊपर वो परत होती है, ठीक है, तो वो असल में वो फंगल ही है। अब कुछ स्पेशल कंडीशंस में वो प्रॉब्लमेटिक बन जाती है। जैसे मान लो कि आप ज़्यादा मेडिकेशन कर रहे हो तो उसको वो कंडीशंस मिल जाती हैं कि वो ग्रो करे। आपकी ओरल हेल्थ अच्छी नहीं है, आपने 10 दिन तक ब्रश नहीं किया, ठीक है, तो उस वजह से भी हो सकता है। उसके बाद आपकी इम्यूनिटी अगर लो हो जाती है तो उस वजह से इन्फ्लेमेशन हो सकती है, ब्लीडिंग हो सकती है, पेन हो सकती है, और इस डिजीज़ को क्या बोला जाता है, कैंडिडियासिस, ठीक है। तो कैंडिडियासिस आपको समझ में आ गया। अच्छा, इसमें जो फंगस होती है वो कौन सी होती है, कहने का मतलब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इसमें जो पैथोजन है वो कौन सा है, कैंडिडा एल्बिकन्स। कौन सा है, कैंडिडा एल्बिकन्स। ये थोड़ा सा याद रखना, इसके साथ वैसे मिलता जुलता है, ये आप आराम से याद रख सकते हो। तो फंगल डिजीज़ में आपको इससे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब आपने एक चीज़ वो याद रखना फंगल डिजीज़ के, ये टाइम के साथ ना बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं, और इसका सबसे बड़ा रीज़न जो हमें समझ में आया वो था ग्लोबल वार्मिंग। अब देखो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से वो वाली एरियाज़ जहाँ पे पहले बहुत ठंड हुआ करती थी, अब वहाँ पे भी उतनी ठंड नहीं रही, ठीक है। तो पूरा का पूरा क्लाइमेट चेंज हो रहा है, पूरा वेदर थोड़ा सा शिफ्ट हो रहा है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। तो उस वजह से उन एरियाज़ में भी फंगस जा रहा है जिनमें कभी उन्होंने सोचा भी नहीं था, वो इतने ठंडे इलाके थे, लेकिन अब वहाँ पर भी फंगल जा रहा है। तो इस वजह से ये फंगस डिजीज़ में आपको कैंडिडियासिस कम से कम याद रखना है, एथलीट फुट, रिंगवॉर्म। तो आपको ये एग्जांपल्स याद होनी चाहिए ताकि कहीं मैच द फॉलोइंग आ जाए तो आप कर सको ये। उसके बाद बात पढ़ते हैं वार्म्स। अब देखो वार्म्स भी हमने देखा कि एज ए पैथोजन काम करते हैं। अब एज ए पैथोजन काम कर रहे हैं तो कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं, जिसको हेलमिंटिक डिजीज़ भी कहा जाता है अगर वो वार्म्स की वजह से हो रही है। ये जनरली आप देखोगे बच्चों में बहुत ज़्यादा पाई जाती है हेलमिंटिक डिजीज़। अब ये बहुत सारी इसकी एग्जांपल्स हैं, ठीक है। अस्कारेसिस है, टियारेसिस है, ठीक है, लिम्फेटिक फिलियारेसिस है, हुक वॉर्म इन्फेक्शन है, ऐसे करके बहुत सारी एग्जांपल्स हैं जो वॉर्म्स की वजह से हो रही हैं। यहाँ पे वॉर्म्स एज ए पैथोजन काम कर रहा है। अब ये वॉर्म्स जो है या हेलमिंटिक डिजीज़ हैं, ये एनिमल किंगडम में आती हैं, और इसमें ज़्यादातर जो वॉर्म्स मतलब जिसकी वजह से ये इन्फेक्शन होता है या फिर वॉर्म्स होते हैं
मतलब ये जो डिजीज़ होती है वो एक तो राउंड वॉर्म्स हैं और दूसरे फ्लैट वॉर्म्स हैं। ये हेलमेंटिक वॉर्म्स की कैटेगरी में आते हैं, इतना याद रख लेना। यहाँ पे इनकी मोड ऑफ ट्रांसमिशन फूड एंड वाटर है, यहाँ पे लिखा है मैंने मेजरली कौन सा है, फूड एंड वाटर। अब देखें ये सबसे पहले इफेक्ट कहाँ पे करते हैं, किसकी बात कर रहे हैं, वॉर्म्स की। तो ये सबसे पहले इंटेस्टाइन पे, स्मॉल इंटेस्टाइन पे, हमारा इंटेस्टाइन पे ही ज़्यादातर इनका इम्पैक्ट जो होता है, इनका जो अटैक होता है वो इंटेस्टाइन पे होता है। तो कहने का मतलब हमारी डाइजेशन के ऊपर ही इसका पहला अफेक्ट जो होता है वो हमारे किस पे होता है, हमारे डाइजेशन सिस्टम पे, ठीक है, स्पेसिफिकली इंटेस्टाइन पे। अब होगा क्या कि इंटेस्टाइन पे जब ये अटैक करते हैं तो न्यूट्रिएंट्स जो हमारे बॉडी में जाते हैं, हमारे ब्लड में जाते हैं, वो इंटेस्टाइन के थ्रू ही जाते हैं। तो वो न्यूट्रिएंट्स को अलो नहीं करते हैं अंदर जाने के लिए। अब खुद सोचो कि जब न्यूट्रिएंट्स ही अंदर नहीं जा रहे हैं तो हमारी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा, ठीक है। तो वो सीरियस डैमेज हो जाता है ग्रोथ, और स्पेसिफिकली चिल्ड्रन पे इसका इम्पैक्ट ज़्यादा क्यों पड़ता है, क्योंकि वो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के स्टेज में होते हैं, अभी पूरे वेल ग्रोथ उनकी हुई नहीं होती, वो डेवलप नहीं हुए होते, तो ज़्यादा इम्पैक्ट चिल्ड्रन पे ही पड़ता है, ठीक है। ये चीज़ याद रखनी है आपको। इसकी ट्रीटमेंट क्या है, डीवॉर्मिंग की है या एंटी हेलमेंटिक मेडिसिन भी जिसे हम बोल सकते हैं। तो ये दी भी जाती है, जैसे स्कूल्स में हर साल 1-2 दिन रखते हैं वो, जिसमें जो प्राइमरी स्कूल के बच्चे हैं उन सबको डिवॉर्मिंग की मेडिसिन दिया, एंटी हेलमेंटिक मेडिसिन दी जाती है, ठीक है। कीड़े मारने की दवाई याद रखो ऐसे, ठीक है। तो बचपन में आपने भी खाई होगी एल्बेंडाजोल वगैरह। उसके बाद बात करते हैं वायरल डिजीज़ की, ठीक है। तो वायरल डिजीज़ में कौन कौन सी, जैसे हेपेटाइटिस है, चिकन पॉक्स है, पोलियो है, डेंगू है, जिका है, ठीक है, ये चिकनगुनिया है, उसके बाद चिकनगुनिया, उसके बाद एड्स, ये सारी आती हैं, और भी एग्जांपल्स हैं बहुत सारी। तो ये आती हैं हमारी वायरल डिजीज़ के, कहने का मतलब वायरस की वजह से हो रही हैं। तो इसके लिए हम कर देंगे क्या कि एंटीवायरल मेडिसिन, लेकिन एंटीवायरल मेडिसिन भी सिर्फ कुछ ही केसेस में दी जाती हैं जो बहुत ज़्यादा एडवांस केस है। और हमारे पास जो एंटीवायरल मेडिसिन हैं भी हैं वो उतनी ज़्यादा काम नहीं करती हैं हमारी बॉडी के ऊपर। रीज़न क्या है, क्योंकि वायरस के बारे में आपको हमने पढ़ा था पहले भी, वायरस कैसे काम करता है। तो यहाँ पर जब हम एंटीवायरल डिजीज़, वो एंटीवायरल मेडिसिन दे भी रहे हैं किसी को, मतलब एंटीवायरल मेडिसिन दे भी रहे हैं, तो उसके ऊपर वो उसको ऐसा नहीं कि उसको एलिमिनेट कर देगी वायरस को, वो उसकी ग्रोथ को रिस्ट्रिक्ट कर सकती है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करती। तो वही मैंने लिखा कि एट बेस्ट दे कैन ओनली कंट्रोल द ग्रोथ ऑफ वायरस बट कैन नॉट एलिमिनेट देम कम्प्लीटली। तो इसके लिए हमारे पास वायरल डिजीज़ के लिए हमारे पास ऑप्शन बचता है प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट, जो हमने पहले लेक्चर में, लास्ट 5th लेक्चर में हमने पढ़ा था कि प्रिवेंटिव और क्यूरेटिव कौन कौन से मेथड्स हमारे पास होते हैं। अब इसमें हम स्पेसिफिकली हेपेटाइटिस के ऊपर ही थोड़ा सा जोर रखेंगे। जैसे हमने ऊपर अलग अलग डिजीज़ में किसी एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक को पकड़ा था, यहाँ पे हम हेपेटाइटिस को देख रहे हैं। हेपेटाइटिस का सबसे पहले मतलब समझने की कोशिश करो। एक तो ये निकला है 2 वर्ड से, देखो 2 वर्ड मिलकर हेपेटाइटिस बनता है। एक आ गया आपका हिपैटिक, हिपैटिक का मतलब होता है लीवर, और ये जो ये इसका टाइटिस है, टाइटिस का मतलब है इन्फ्लेमेशन। क्या है, इन्फ्लेमेशन। अब देखो जब हम इन्फ्लेमेशन सुनते हैं तो हमें लगता है कि सूज जाने को, स्वेलिंग को इन्फ्लेमेशन कहा जाता है, हालांकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। इन्फ्लेमेशन का मतलब है कि जिस पार्ट की भी हम बात करें, इन्फ्लेमेशन कहीं पे भी हो सकती है। तो इन्फ्लेमेशन का मतलब है सबसे पहले वहाँ पे रेडनेस का होना, वहाँ पे स्वेलिंग का भी होना, वहाँ पे पेन का भी होना, वहाँ पे हाई टेम्परेचर का होना, वहाँ पे लॉस ऑफ फंक्शन का होना, ये सारी चीज़ें मिल के बनाती हैं इन्फ्लेमेशन। तो हेपेटिक मतलब लीवर, तो कहने का मतलब लीवर की इन्फ्लेमेशन, मतलब लीवर में ये सारी की सारी जब प्रॉब्लम्स हो जाती हैं उसे हम क्या बोलते हैं, वो उसको हेपेटाइटिस हो जाता है, ठीक है। उसको क्या हो गया, हेपेटाइटिस हो गया। हेपेटाइटिस, ऐसे ही आपने अर्थराइटिस सुना होगा कि जब भी अगर बोन्स के रिलेटेड कुछ इशू हो रहा है, ठीक है, हड्डियों के रिलेटेड, तो अब वहाँ पे इन्फ्लेमेशन अगर हो रही है हड्डियों में तो उसे हम बोल रहे हैं अर्थराइटिस, ठीक है। ऐसे ही डर्मेटाइटिस आपने नाम सुना होगा, अगर स्किन के रिलेटेड, स्किन में रेडनेस हो रही है, स्वेलिंग हो रही है, पेन हो रहा है, हाई टेम्परेचर, लॉस ऑफ फंक्शन है, उसे हम बोल देते हैं डर्मेटाइटिस। तो ये सारी बीमारियाँ, टाइटिस का मतलब इन्फ्लेमेशन है, और इन्फ्लेमेशन का मतलब आपको समझ आना ज़रूरी है, ठीक है। अब इस कंडीशन को जब लीवर की इन्फ्लेमेशन हो जाती है उसे जॉन्डिस भी कहा जाता है। और अब देखो लीवर की इन्फ्लेमेशन और रीजंस से भी हो सकती है, हेपेटाइटिस इसका एक रीज़न है, ठीक है, समझ रहे हो। मतलब लीवर की इन्फ्लेमेशन हो जाना जॉन्डिस का एक रीज़न है, इसके और रीजंस भी हो सकते हैं। तो इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, हम जॉन्डिस बोलते हैं। अगर ये स्पेसिफिकली हेपेटाइटिस की वजह से हो रही है, जैसे हेपेटाइटिस ए की वजह से हो रहा है तो वो भी जॉन्डिस है, या फिर किसी और वजह से लीवर के ऊपर कुछ इम्पैक्ट पड़ गया है, उसे हम क्या बोलेंगे, हेपेटाइटिस है, ठीक है। और जब ये हेपेटाइटिस ए की वजह से हो रहा है तो उसे हम जॉन्डिस बोल रहे हैं। अब मैंने क्या बोल रहा हूँ आपको कि जैसे जॉन्डिस जो है वो हमें बहुत सारे रीजंस की वजह से भी हो सकता है, उनमें से एक रीज़न हमारा हेपेटाइटिस भी है। अब हेपेटाइटिस की असल में सबसे पहले आपको कॉज पता होना चाहिए कि इसमें पैथोजन कौन सा इन्वॉल्व है, उसका नाम है हेपेटाइटिस वायरस, ठीक है। तो हेपेटाइटिस वायरस इसका पैथोजन है, ये चीज़ आपको याद रखनी है किसका, हेपेटाइटिस में। अब इसके असल में बहुत सारी फॉर्म्स हैं हमारे पास, मतलब टाइप्स हैं हेपेटाइटिस की, ठीक है।
वो कौन कौन सी, जैसे हेपेटाइटिस ए है, हेपेटाइटिस बी है, सी है, डी है और ई है। इसमें बी एंड सी बहुत ज़्यादा सीवियर फॉर्म में है। रीज़न क्या है कि हमारे पास ये हेपेटाइटिस सी के लिए हमारे पास कोई भी एंटीवायरल नहीं है, हमारे पास इसका कुछ इलाज, हमारे पास कुछ मेडिसिन नहीं है कि हेपेटाइटिस सी पे हम कुछ दे सकें, क्योंकि हालांकि ये सारी की सारी वायरल हैं, लेकिन हम इनको कंट्रोल कर सकते हैं बाकियों को कुछ ना कुछ, इसके लिए हमारे पास कुछ नहीं है। ठीक है, अब ये मोड ऑफ ट्रांसमिशन समझो कि हेपेटाइटिस ए में मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, फूड एंड वाटर के थ्रू होता है। हेपेटाइटिस बी में बॉडी फ्लूइड या ब्लड की वजह से। हेपेटाइटिस सी भी ब्लड या बॉडी फ्लूइड की वजह से ही होता है। उसके बाद यहाँ पे ये तभी होता है, हेपेटाइटिस डी तभी हो सकता है जब अगर कोई पहले से ही हेपेटाइटिस बी से सफ़र कर रहा हो, तो उसी को हेपेटाइटिस एक्सट्रीम कंडीशन में हेपेटाइटिस डी हो जाएगा। ठीक है, और हेपेटाइटिस ई का मतलब क्या है कि वो फूड एंड वाटर की वजह से। यहाँ पे भी क्या है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन फूड एंड वाटर। अब सोचोगे इन दोनों में फूड एंड वाटर, तो इनमें डिफरेंस क्या है? डिफरेंस इनके स्ट्रक्चर में है। हेपेटाइटिस ए का स्ट्रक्चर अलग है, बी का अलग है, सी का अलग है, डी का अलग है, ई का अलग है। अब इनके स्ट्रक्चर की वजह से इनके ऊपर जो हम मेडिसिन बनाते भी हैं, जैसे मान लो इनको केयर करने के लिए, तो उसका भी वो अलग अलग होगी। ठीक है, हेपेटाइटिस ए के लिए होगी, बी के लिए अलग होगी, सी के लिए हमारे पास नहीं बन पाई है। तो इनके स्ट्रक्चर में डिफरेंस है, ये याद रखना। ठीक है, इसीलिए इनकी जो वैक्सीनेशन है वो भी डिफरेंट है। ठीक है, अच्छा, हमारे पास असल में सब के लिए वैक्सीनेशन है, हेपेटाइटिस सी को छोड़ के, ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है, और सबसे ज़्यादा सीवियर फॉर्म हमारे पास हेपेटाइटिस बी और सी है। और हेपेटाइटिस ए की वजह से ही जॉन्डिस भी होता है। ठीक है, मेनली काज जो जॉन्डिस का होता है वो हेपेटाइटिस ए। इसलिए अगर किसी को जॉन्डिस होता है तो सबसे पहले पूछते हैं कि इसका हेपेटाइटिस ए का भी टेस्ट करवा लो, कि ऐसा नहीं कि इसको वायरल डिजीज़ तो नहीं होगी है। अब जॉन्डिस किसी और वजह से भी हो सकता है, जैसे हमने बच्चों में देखा होगा, बच्चों में जॉन्डिस हो जाता है, शुरू के 10-15 दिन उनको जॉन्डिस रहता है ठीक ठाक, उसके रीजन्स अलग हैं। और किसी को भी अगर जॉन्डिस हो रहा है तो उसके रीजन्स अलग हो सकते हैं, क्योंकि वो लीवर का इन्फ्लेमेशन हो रहा है। लेकिन वो स्पेसिफिकली हेपेटाइटिस की वजह से हो रहा है तो वो चेक करना पड़ता है क्या उसकी वजह से तो नहीं हो रहा है, क्योंकि इसकी वजह से भी जॉन्डिस हो सकता है। ये चीज़ें हमने पढ़ी हैं इसमें। उसके बाद इम्यूनिटी ये देखो, ये अब वैसे तो लेक्चर फिर लंबा हो जाएगा, मैं सोच रहा हूँ इसको नेक्स्ट लेक्चर में कवर करवा लेता, लेकिन चलो ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। इम्यूनिटी देखो, इम्यूनिटी का क्या मतलब हो गया कि हमारी बॉडी की लड़ने की क्षमता, वो हमारी इम्यूनिटी आ गई। ठीक है, तो कहने का मतलब ये बैलेंस स्टेट है किसी भी ऑर्गेनिज्म की, ताकि वो एक जिसको हम बोलते हैं वो डिफेंस बनाए फाइट करने के लिए कोई भी अनवांटेड अटैक हो रहा है। जैसे मान लो ये काम करता है, जैसे एक किसी भी कंट्री की जो डिफेंस काम करती है ना, वैसे इम्यूनिटी काम करती है। ठीक है, जो डिफेंस मैकेनिज्म बॉडी का है, जिसे हम इम्यूनिटी बोल रहे हैं, सेम है जैसे डिफेंस मैकेनिज्म किसी कंट्री का है। जैसे मान लो वहाँ पे भी जैसे BSF है, ठीक है, तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेज हैं, वहाँ पे फोर्सेज डिप्लॉयड हैं, पूरे साल वहाँ पे रहती हैं, वो पूरे साल एक्टिव रहती हैं। अब अटैक हो या ना हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन वो जो BSF है वो वहाँ पे रहती है। तो वैसे इम्यूनिटी में भी दो चीज़ें, एक इन्नेट इम्यूनिटी है, दूसरी एक्वायर्ड इम्यूनिटी है। अब मान लो अटैक हो जाता है, उसके बाद BSF फिर वो अटैक किस टाइप का है उस हिसाब से उसी फोर्स को बुलाते हैं। जैसे मान लो बाय एयर अटैक हुआ है तो एयर फोर्स को बुलाया जाएगा, मान लो वाटर के थ्रू हुआ है तो नेवी को बुलाया जाएगा। ठीक है, ऐसे मान लो कि लैंड के थ्रू हुआ है तो फिर आर्म फोर्स को बुलाया जाएगा। तो उसी हिसाब से BSF बुलाएगी जिस हिसाब का अटैक होगा। सेम वैसे ही जो हमारी बॉडी है वो भी, उसकी इम्यूनिटी भी ऐसे ही काम करती है। एक तो इन्नेट इम्यूनिटी है जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, वो तो हर हालत में हमेशा, मतलब ऐसा नहीं है कि स्पेसिफिक, वो नॉन स्पेसिफिक है, कि ऐसा नहीं है कि मतलब इस टाइप का अटैक होगा तभी वो एक्टिव होगी, वो हमेशा ही एक्टिव रहती है, तो उसे हम बोल रहे हैं इन्नेट इम्यूनिटी। और दूसरी है एक्वायर्ड वो डिपेंड करता है कि वो अटैक किस हिसाब का है, तो वो स्पेसिफिक इन नेचर है। ठीक है, ये क्लियर हो रहा होगा आपको। अब देखो, हाँ, तो मैंने यहाँ पे वही समझाया है कि किस टाइप का अटैक होगा तो कैसे कैसे बुलाएंगे, वो मैंने समझाने के लिए इधर किया है। तो इन्नेट इम्यूनिटी मैंने वही लिखा हुआ है कि ये नॉन स्पेसिफिक है, ये आप पढ़ लेना एक बार, कि फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस हमारी इन्नेट इम्यूनिटी है। अब इन्नेट इम्यूनिटी में ये सारी चीज़ें आती हैं। पहला तो फिजिकल बैरियर, जैसे हमारी स्किन है, तो स्किन एज ए इन्नेट इम्यूनिटी काम कर रही है। ठीक है, तो हमारी बॉडी को आउटसाइड जो कोई भी आउटसाइड इन्फ्लुएंस होगा, कोई भी अनवांटेड बाहर से कोई भी पैथोजन आ रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो सबसे पहले प्रोटेक्ट करने के लिए कौन है? स्किन है। तो ये फिजिकल बैरियर पहला आ गया हमारे पास इन्नेट इम्यूनिटी में, जो हमेशा ही हमारे पास रेडी रहते हैं। इसलिए आपने देखा होगा अगर स्किन पे कट लग जाता है तो सबसे पहले हमारा ख्याल यही होता है कि हमारा ध्यान भी यही होता है कि हम उस कट के थ्रू उसको मतलब उसके ऊपर एंटीसेप्टिक लगा दें, उसको कवर कर दें, ताकि बाहर से कोई अटैक अंदर ना जा सके। ठीक है, तो ये फिजिकल बैरियर कहीं टूट ना जाए हमारा। तो फिजिकल बैरियर में पहले स्किन आ गई, उसके बाद म्यूकस मेम्ब्रेन है जो हमारे इनसाइड हमारे ऑर्गन्स के ऊपर होती है, तो वो भी एज ए फिजिकल बैरियर ही काम करती हैं। केमिकल बैरियर्स में जैसे टीयर्स आ गए, हमारे आंसू, सैलिवा हो गया, या फिर हमारे स्टमक में जो HCl है वो केमिकल बैरियर की तरह काम करता है। ठीक है, ये सारे इन्नेट इम्यूनिटी में हैं जो हमेशा एक्टिव रहते हैं। ठीक है,
उसके बाद सेलुलर डिफेंस, तो हमारे सेल्स जैसे WBC वो लड़ते हैं, ठीक है, जैसे न्यूट्रोफिल्स या मोनोसाइट्स। तो ये हमारे आगे कौन सा, इन्नेट इम्यूनिटी। दूसरा है कौन सा हमारा, जिसे हम क्या बोल रहे थे, एक्वायर्ड या अडाप्टिव इम्यूनिटी, ठीक है, इम्यूनिटी। तो अब अक्वायर्ड या अडेप्टिव इम्यूनिटी दो टाइप की होती है, हम बाद में पढ़ते हैं एक्टिव और पैसिव का क्या मतलब, वो तब समझ में आएगा जब हम वो T सेल और B सेल्स पढ़ेंगे। तो उसके लिए अक्वायर्ड का मतलब हो गया, अब देखो ये स्पेसिफिक इम्यून रिस्पांस होगा कि जिस हिसाब का पैथोजन आ रहा है, जिस हिसाब का अटैक है, फॉरेन अटैक है, उस हिसाब का हमारी बॉडी उसके खिलाफ रिस्पांस करती है। तो ये एक स्पेसिफिक मतलब स्पेसिफिक इम्यून रिस्पांस है जो अनवांटेड एजेंट के अगेंस्ट हमारी बॉडी परफॉर्म करती है। लेकिन याद रखना ये स्लोअर होता है, ये जो अक्वायर्ड है ये थोड़ा सा स्लोअर होता है विद रिस्पेक्ट टू इन्नेट इम्यूनिटी। इन्नेट इम्यूनिटी बहुत फास्ट एक्ट करती है, ये थोड़ा सा स्लोअर होता है। अब असल में हमारी बॉडी ना दो मैकेनिज्म के ऊपर काम करती है जब अगर वो हम बात करें अक्वायर्ड या अडेप्टिव इम्यूनिटी के बारे में। तो सबसे पहले जैसे ही उसको अब पता चल गया कि एक स्पेसिफिक अटैक हुआ है, एक पैथोजन आया है बाहर से, तो हमारी बॉडी दो तरीके के रिस्पांस शो करती है। पहला होता है एंटीबॉडी मेडिएटेड रिस्पांस। एंटीबॉडी मेडिएटेड रिस्पांस का मतलब यहाँ पे ये है कि जैसे मान लो यहाँ पे याद रखना है एंटीबॉडीज़ का मतलब, जैसे यहाँ पे ना उसको गोलियाँ चलानी है दूर से खड़े होके ना, ठीक है, तो हमारी बॉडी उसको मारने के लिए यहाँ से तीर अंदाजी कर रही है, यहाँ से तीर चला रही है ताकि वो जो भी पैथोजन बाहर से आया है उसको मार दे। इसे बोला जाता है एंटीबॉडी मेडिएटेड रिस्पांस। दूसरा है सेल मेडिएटेड रिस्पांस। इसका मतलब ये है कि वो कुश्ती लड़ेगी उसके साथ जाके, ये दूर से था, ठीक है, दूर से अटैक कर रहा है और यहाँ पे वो क्या करता है, उस पैथोजन के पास जाता है, उसे गले से लगाता है, फिर उसको अपने अंदर चिपका लेता है और उसे मार देता है। इसे बोलते हैं सेल मेडिएटेड रिस्पांस। तो ये दो मैकेनिज्म हमारी बॉडी यूज़ करती है। थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा है। अब मैं थोड़ा सा समझाता हूँ ये एंटीबॉडीज़ क्या होते हैं, ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं इसमें, इसको समझने के लिए थोड़ा सा कुछ बेसिक कंसेप्ट देख लो। सबसे पहले देखो एंटीजन और एंटीबॉडीज़ होते क्या क्या हैं। जैसे मैंने आपको बताया कोई भी अनवांटेड एजेंट यहाँ से आ रहा है बाहर से। अब देखो आपने पानी पिया, मान लो पानी के अंदर क्या था, कोई एंटीजन था। एंटीजन का मतलब हो गया यहाँ पे कोई क्या था हमारे पास, शाबाश, पैथोजन था। क्या था, कोई पैथोजन था जो हमारी बॉडी के लिए ख़तरनाक था, उसे हम बोल रहे हैं एंटीजन। एंटीजन क्यों बोल रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ कोई भी चीज़ जो हमारी इम्यून रिस्पांस को स्टिमुलेट कर दे कि हाँ यार बाहर से कुछ तो आया है। अब वो सही है गलत है वो बाद की बात है, वो एंटीजन मतलब पैथोजन है या नहीं है वो बात की बात है। एंटीजन बड़ी टर्म है पैथोजन से, ठीक है। पैथोजन तो हमें पता है ना, स्पेसिफिकली वायरस होगा, बैक्टीरिया होगा, या कुछ भी हो सकता है। अब एंटीजन हो गया जो भी बॉडी बाहर से ले रही है। अब उसने पानी तो पिया, पानी के बगैर जो उसमें कुछ उसको एक्स्ट्रा मिलेगा, उसको लगेगा ये अनवांटेड है, तो वो बॉडी उसके खिलाफ जैसी इम्यून रिस्पांस स्टार्ट करेगी, हम बोलेंगे ये एंटीजन है जो बाहर से आ रहा है, जिसके खिलाफ हमारी बॉडी लड़ना चाह रही है। तो मान लो ये हमारी बॉडी आ गई है, तो अब हमारी बॉडी के पास असल में ये एबिलिटी है कि वो आइडेंटिफाई कर सकती है कि हमारा जो मतलब बाहर से जो आ रहा है, कोई अनवांटेड एजेंट आ रहा है, वो आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो उसको पकड़ लेना एकदम से कि ये अनवांटेड है, वो हमारी बॉडी उसको आइडेंटिफाई कर सकती है, ठीक है। तो हमारे पास जो इम्यून सिस्टम है उसके पास इनबिल्ट एबिलिटी है, वो सेलेक्ट कर सकती है कि मुझे इनमें से किसको अटैक करना है। आपने पानी की इतना सारा बॉटल पिया, उसमें स्पेसिफिकली एक जगह पे अटैक करेगा वो, ठीक है। तो उसे हम जिसको वो स्पेसिफिकली अटैक करेगा वो क्या है, हमारा एंटीजन है। जैसे मान लो यहाँ पे कोई एंटीजन था ये। अब हमारी बॉडी के पास दो ऑप्शन हैं। पहला मैंने आपको बताया कि इम्यून सिस्टम के जो सेल्स हैं, हम पढ़ेंगे कौन कौन से सेल्स हैं, तो वे एक्टिवेट हो जाएंगे। जैसे ही वो एक्टिवेट होंगे तो ये बोलेगा ये तू अंदर कैसे आ गया भाई एंटीजन। तो इसका रिएक्शन क्या होगा कि ये स्पेसिफिक प्रोटीन्स बनाता है जिसे हम एंटीबॉडीज़ बोलते हैं, जिसे मैं तीर बोल रहा हूँ, ठीक है। तो वो तीर बनाता है और इस पर चलाता है तो इनको मार देता है, इसे हम बोल रहे हैं एंटीबॉडीज़। तो देखो हमारी इम्यून रिस्पांस क्या था कि जैसे ही बाहर से एंटीजन आया, क्या आया, एंटीजन आया, हमारी बॉडी ने एंटीबायोटिक्स बनाए। क्या बनाया, एंटीबॉडीज़ बनाई, सॉरी क्या बनाई, एंटीबॉडीज़ बनाई। एंटीबॉडीज़ ने अटैक किया किस पे, एंटीजन पे, और इसके ख़त्म कर देगा। समझ आ रहा है। अब ये एंटीजन बैक्टीरिया भी हो सकता है, ये वायरस भी हो सकता है, ये कुछ भी हो सकता है। तो जब ये बैक्टीरिया होगा तो हमारी बॉडी जो एंटीबॉडीज़ बना रही है वो डिफरेंट होंगी, वायरस के केस में ये डिफरेंट होंगी। तो ये सेलेक्ट करता है कि किस हिसाब का एंटीजन है, उसी हिसाब से वो एंटीबॉडी हमारी बॉडी जो है, हमारा इम्यून रिस्पांस वो उसको बनाता है। आई होप यहाँ तक आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गए। तो मैंने ये भी बता दिया आपको कि एंटीजन और पैथोजन में मेन डिफरेंस क्या है। पैथोजन जो हमने पढ़ रखा है, ठीक है। एंटीजन थोड़ी सी बड़ी ब्रॉडर टर्म है कि कोई भी अनवांटेड निकल कोई भी चीज़ आएगी, उसमें पैथोजन भी हो सकता है, कुछ और भी हो सकता है, जिसकी वजह से हमारा बॉडी का इम्यून रिस्पांस स्टार्ट मतलब एक्ट करना स्टार्ट कर जाए, उसे हम क्या बोलेंगे, वो एंटीजन है जो बाहर से आ रहा है, ठीक है। अब ये हमने पढ़ा पहला वाला मेथड, एंटीबॉडी मेडिएटेड रिस्पांस, कि हमारी बॉडी ने एंटीबॉडीज़ कैसे बनाई, एंटीजन को देख के एंटीबॉडीज़ बनाई, ये समझ में आ गया।
दूसरा देखो सेल मेडिएटेड रिस्पॉन्स। तो मैंने आपको पहले भी समझाया कि इसका मतलब है कि ये तीरंदाजी कर रहा है, जैसे हमने अभी देखा एंटीबॉडीज़ एंटीजन को ख़त्म कर रही है। सेल मेडिएटेड रिस्पांस में वो क्या करता है, सेल सबसे पहले क्या करता है, जैसे मान लो ये इम्यून सिस्टम का सेल है, ये इसके पास जाएगा, वायरस के पास जो भी अनवांटेड आया है बाहर से, सबसे पहले उसकी इन्वेजन करेगा, उसको थोड़ा सा अपने अंदर लेगा, फिर उसको पूरा अंदर लेके उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। इसको बोला जाता है फैगोसाइटोसिस। क्या बोला जाता है? फैगोसाइटोसिस। याद रखना, फैगोसाइटोसिस। तो ये सेकंड वाला मेथड है जिसे हम सेल मेडिएटेड रिस्पांस बोल रहे हैं, या इसे फैगोसाइटोसिस भी कहा जाता है। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब देखें कहाँ तक पहुँचे। तो हमारे सिस्टम असल में जो हमारा इम्यून सिस्टम है ना, ये असल में काम करता है WBC के हेल्प से, ठीक है। ये एसोसिएटेड है किसके साथ? वाइट ब्लड सेल्स के साथ हमारे, ठीक है। ये हमारी बॉडी के मेन सेल्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल हैं किसके लिए? हमारी बॉडी को इम्यूनिटी देने के लिए। तो हमारी बॉडी की इम्यूनिटी की अगर बात आती है तो कौन है? WBC हैं। वो कौन से? WBC, ठीक है, वाइट ब्लड सेल्स। अब देखें, जो हम एक्वायर्ड या अडाप्टिव इम्यूनिटी की बात कर रहे हैं, क्योंकि हम वही पढ़ रहे हैं अभी तक। इससे पहले जो हमने पढ़ी थी, हमने बोला कि हमारे पास दो टाइप की इम्यूनिटी होती है। इन्नेट इम्यूनिटी हमने देख लिया, उसमें ये फिजिकल बैरियर हो सकता है, केमिकल बैरियर हो सकते हैं, और सेलुलर डिफेंस हो सकता है। फिर हम देखा कि एक्वायर्ड या अडाप्टिव इम्यूनिटी जो रिस्पांस में थोड़ी स्लो होती है, लेकिन ये स्पेसिफिक होती है कि हमें कहाँ पे काम करना है। तो वही मैं आपको बता रहा हूँ कि एक्वायर्ड या अडैप्टिव इम्यूनिटी के लिए जो मेन सेल्स हैं हमारे, वो कौन कौन से हैं? ये WBC की ही टाइप्स में आता है, लिम्फोसाइट्स। तो याद रखना, लिम्फोसाइट्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। लिम्फोसाइट्स हमारे पास दो टाइप के, एक बी लिम्फोसाइट्स हैं और टी लिम्फोसाइट्स हैं, जिसे हम बी सेल और टी सेल बोलते हैं। अब लिम्फोसाइट्स का मेन काम क्या है कि हमारी जो एक्वायर्ड, मतलब देखो अडैप्टिव इम्यूनिटी कौन सी होगी कि स्पेसिफिक रिस्पांस है। मान लो किस टाइप का एंटीजन आया है, उसी टाइप की एंटीबॉडी बनानी है, वो काम किसका है? लिम्फोसाइट्स का है। ये WBC की ही टाइप्स हैं। तो एक तो हमारे पास बी सेल्स आ गए जिसे हम बी लिम्फोसाइट बोल रहे हैं, वो टी सेल है हमारे पास टी लिम्फो। अब इनमें फ़र्क क्या है समझना, बी सेल में और टी सेल में क्या फ़र्क है। याद रखना, बी सेल एंटीबॉडीज़ बनाते हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया, और टी सेल का काम है सेल मेडिएटेड रिस्पांस, जिसे हम फैगोसाइटोसिस बोल रहे थे अभी। तो ये वाला काम किसका है? टी सेल्स का है। और ये वाला काम किसका है? बी सेल्स का है। तीरंदाजी बी सेल्स करते हैं और टी सेल्स क्या करते हैं? उसे गले से लगा के मार देते हैं, ठीक है। तो याद कैसे रखोगे? बी सेल्स तो एंटीबॉडीज़ में बी है, यहाँ पे बी नहीं है, ठीक है। तो याद रखिएगा, बी सेल्स का मतलब एंटीबॉडीज़, ठीक है। तो बी सेल्स का काम है एंटीबॉडीज़ बनाना, टी सेल का काम है कि वो सेल मेडिएटेड रिस्पांस, जिसे हम फैगोसाइटोसिस बोल रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अब बी सेल्स और टी सेल्स, अब देखो हमारे जितने भी ब्लड सेल्स हैं ना, सारे के सारे, हम आपको पता है हमारे ब्लड सेल्स कहाँ पे बनते हैं? शाबाश, बोन मैरो में बनते हैं। बोन मैरो कहाँ पे? जो हमारी लॉन्ग बोन्स हैं, ठीक है, जैसे हमारी थाई की बोन है, तो लॉन्ग बोन्स में क्या बनते हैं? हमारे जितने भी ब्लड हमारा वो कहाँ पे बनता है? बोन मैरो में बनता है। तो बी सेल और टी सेल भी कहाँ पे बनते हैं? वहीं पर बनते हैं। लेकिन हमारे जो बी सेल्स हैं, ठीक है, एक मिनट, जो बी सेल्स हैं वो मैच्योर कहाँ पे हो जाते हैं? बोन मैरो में ही हो जाते हैं। बी फॉर बोन मैरो, बी फॉर बी सेल। तो बी सेल बोन मैरो में ही मैच्योर हो जाते हैं। लेकिन टी सेल्स को मैच्योर होने के लिए इन्हें जाना पड़ता है एक और प्रोसेस के थ्रू, जहाँ पे ये जाते हैं कहाँ पे? थाइमस ग्लैंड में, नेक के पास होता है, वहाँ पे जाके मैच्योर होते हैं। कौन? टी सेल्स। टी फॉर टी सेल्स, टी फॉर थाइमस। तो थाइमस ग्लैंड में जाके ये मैच्योर होते हैं, तब जाके ये रेडी होते हैं। अब याद करो, टी सेल्स का मेन काम क्या था? टी सेल्स का मेन काम था कि उसे गले से लगा के मार देना, मतलब फैगोसाइटोसिस। और बी सेल का मेन काम क्या था? कि वो एंटीबॉडीज़ बनाना, ठीक है। तो बी सेल्स हमारे मैच्योर हो जाते हैं बोन मैरो में ही, लेकिन जो टी सेल्स हैं वो थाइमस ग्लैंड में जाके मैच्योर होते हैं। यहाँ तक आपको चीज़ें समझ आ रही हैं? आई होप। तो मैंने वो इसी को थोड़ा सा एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पे लिखा है कि टी सेल्स बोन मैरो में बनते हैं, वहाँ पे मैच्योर नहीं होते हैं, थाइमस ग्लैंड में जाते हैं, वहाँ पे जाके रेडी होते हैं। बी सेल्स बोन मैरो में ही मैच्योर हो जाते हैं, वहीं पे रेडी हो जाते हैं। इनका काम भी आपको समझ में आ गया है। अब बात करते हैं कि एंटीबॉडी मेडिएटेड रिस्पांस, जो हम अभी बात कर रहे थे कि एंटीबॉडी से पहले वाला रिस्पांस है, ये किसकी वजह से होता है? हमने अभी बताया बी सेल्स की वजह से। तो यहाँ पे सबसे पहले देखो एंटीजन। एंटीजन तो आपको पता है ना क्या होता है? एंटीजन मैंने अभी आपको समझाया कि जब हम ऊपर वो बेसिक कंसेप्ट देख रहे थे कि कोई भी एजेंट जो ट्रिगर करे इम्यून रिस्पांस को, उसे हम एंटीजन बोल रहे हैं। एंटीबॉडी होगी कि हमारे बॉडी उसके खिलाफ, मतलब जो बी सेल्स बना रहे हैं, तो वो बनाते क्या हैं? असल में वो जो तीर हैं वो एक्चुअली प्रोटीन्स होते हैं। इट इज़ अ प्रोटीन प्रोड्यूस इन रिस्पांस टू द एंटीजन। तो एंटीजन के रिस्पांस में जो प्रोटीन प्रोड्यूस किया जाता है, जो कि बी सेल्स बनाते हैं, बी लिम्फोसाइट्स भी बोल सकते हैं उनको। तो बी सेल्स प्रोड्यूस देयर एंटीबॉडीज एंड प्रोटेक्ट द बॉडी थ्रू एंटीबॉडी मेडिएटेड
इम्यून रिस्पांस। तो ये आपको समझ में आ गया, मैंने समझा दिया, ये दोबारा से लिखा है। सेल मेडिएटेड रिस्पांस, गले से लगा के मार दो, ये टी सेल्स करते हैं, और ये बनते कहाँ पे, बोन मैरो में बनते हैं, ठीक है, जैसे कि ब्लड सेल्स बनते हैं। फ्रॉम देयर दे गो टू द थाइमस ग्लैंड। मैं अभी मैंने आपको सारी चीज़ें समझाई, वही मैंने यहाँ पे थोड़ा सा इंग्लिश में लिखने की कोशिश की है ताकि आपके लिए आसानी रहे कि क्या पढ़ क्या रहे हैं हम। उसके बाद अब आपको ये पता चल गया कि बी सेल्स बनाते हैं हमारी बॉडी के एंटीबॉडीज़, ठीक है। अब असल में देखो हमारी बॉडी एंटीबॉडीज़ तो बना रही है, और वो कौन बना रहा है, बी सेल्स बना रहे हैं, ठीक है। अब देखो अगर हमें ये पता चल जाए कि बी सेल्स एंटीबॉडीज़ कैसे बनाते हैं, तो हम वैक्सीनेशन भी बना सकते हैं। समझ रहे हैं मेरी बात? क्योंकि देखो मेन वैक्सीन का काम क्या है, जो भी एंटीजन हमारी बॉडी में बाहर से आया और हमारी बॉडी के पास उतनी ताकत नहीं है उसके लड़ने के लिए, तो हम बाहर से उसे दे रहे हैं कि भाई तू ले और इसको मार। समझ रहे मेरी बात? कि बी सेल्स उतने ज़्यादा एंटीजन नहीं बना पा रहे हैं, एंटीबॉडीज़ नहीं बना पा रहे हैं, सॉरी, बी सेल अगर उतनी ज़्यादा एंटीबॉडीज़ नहीं बना रहा तो हम बाहर से देते हैं कि भाई ले, ठीक है, एंटीबॉडीज़ ये ले हमारे से और इसको एंटीजन को मार। लेकिन वो वैक्सीनेशन का प्रोसेस तो अब तभी हमें समझ में आएगा जब हमें ये पता चले कि वो जो बी सेल्स हैं वो एंटीबॉडीज़ कैसे प्रोड्यूस करते हैं। तो उसके लिए समझने के लिए देखो, जैसे मान लो कोई भी एंटीजन बाहर से आया, कोई भी फॉरेन मटेरियल बाहर से आया जो हमारी बॉडी पे जिसने अटैक किया, तो बी सेल्स का काम है सबसे पहले वो उसके स्ट्रक्चर को देखते हैं कि इसका स्ट्रक्चर किस हिसाब का है, ठीक है, तो स्ट्रक्चर के हिसाब से वो एंटीबॉडीज़ बनाते हैं। समझ रहे हो? तो बी सेल्स हमने बताया कि क्या करते हैं, एंटीबॉडीज़ बनाते हैं। तो एंटीबॉडीज़ जब वो बनाएंगे तो वो एंटीजन के स्ट्रक्चर को देख के बनाते हैं, ठीक है। अब देखो ये सारा का सारा जो प्रोसेस है, क्योंकि हम ये इन्नेट इम्यूनिटी में पढ़ रहे थे, बी सेल्स और टी सेल्स मतलब एक स्पेसिफिक रिस्पांस है, जिस टाइप का एंटीजन होगा उसी टाइप की एंटीबॉडी बनेगी। लेकिन आपको बताया कि ये थोड़ा सा स्लो रिस्पांस है। तो अब देखो ये पूरा का पूरा मैंने आपको बताया कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी थोड़ी सी स्लोअर होती है, ठीक है। अब इंटेंसिटी भी स्लोअर है और मतलब थोड़ा सा डीली है। तो अब होगा क्या कि जो इसके पास ना एक बड़ी ख़तरनाक चीज़ होती है बी सेल्स के पास, ये चीज़ समझ लेना कि है स्लो है, लेकिन करता क्या है कि जैसे मान लो एक बार कोई बंदा आ गया ना, उसकी शक्ल पहचान लेता है। ये जो बाहर से एंटीजन एक बार आ रहा है, अगर इससे पता चल गया कि ये वाला बंदा आया है और उसके खिलाफ इसने कोई यहाँ पे एंटीबॉडी बनाई है, तो ये इसको अपनी मेमोरी में सेव कर लेता है कि इस टाइप का जब मेरे पास दोबारा से आएगा तो तब उसका रिस्पांस स्लो नहीं होता है, तब वो फटाफट वो उसके पास पहले से बना हुआ है। तो कहने का मतलब वो बंदे के हिसाब से हथियार बना के रख लेता है कि ये वाला बंदा आएगा तो इसको इस हथियार से मारना है, ये वाला बंदा आएगा तो इसको इस हथियार से मारना है। तो जिस हिसाब का एंटीजन आता है उसी हिसाब की एंटीबॉडीज़ उसने बना के रखी होती हैं। लेकिन मुसीबत असल में ये है कि ये जो बना के रखता है ना, इसका टाइम पीरियड होता है कि बाद इतने टाइम पीरियड के बाद ये भूल जाता है, ठीक है। तो वो मेमोरी जो है उसका भी एक टाइम पीरियड है कि तब तक याद रहेगा, 2 साल तक याद रखेगा, 6 साल तक याद रखेगा। जैसे आपने सुना होगा अगर किसी को चिकन पॉक्स होता है, क्या होता है, चिकन पॉक्स, तो बोलते हैं लाइफ में सिर्फ एक ही बार होता है। रीज़न क्या है कि उसके पास ना उसका टाइम पीरियड इनफाइनाइट टाइम तक है, पूरे लाइफ टाइम तक है। कहने का मतलब अगर एक बार वो एंटीजन बाहर से जो आया है, अगर वो चिकन पॉक्स का वायरस है या चिकन पॉक्स वाला क्या बोलते हैं इसको, हमारे पास नाम क्यों भूल रहा हूँ मैं, पैथोजन है, तो कौन सा पैथोजन जो चिकन पॉक्स कॉज कर रहा है, तो एक बार उसने वो एंटीजन देख लिया, उसका स्ट्रक्चर पढ़ लिया, उसके एंटीबॉडीज़ बना लिया। अभी एंटीबॉडीज़ हमारी बॉडी में पूरी ज़िंदगी रहती हैं, तो इसलिए अब वो दोबारा से भी अगर कहीं अटैक करेगा तो इसका रिस्पांस जो है, इम्यून रिस्पांस, वो बहुत तेज़ी से होगा क्योंकि इसने पहले से रेडी करके बना के रखा हुआ है। आई होप आपको समझ में आ रहा है। लेकिन ये चीज़ हर डिजीज़ के लिए नहीं होती है, ये चिकन पॉक्स के लिए तो है लेकिन बाकी डिजीज़ के लिए नहीं है। इसीलिए हमें वैक्सीनेशन की ज़रूरत पड़ती है कि हम बॉडी को बार बार उसकी यादाश्त बनाते रहें। हमें पता है कि ये 2 साल के बाद भूल जाएगा कि ये वाला एंटीजन जब आता है तो मुझे किस हिसाब की मेडिसिन, मतलब किस हिसाब का एंटीजन एंटीबॉडी बना के रखना है। अब अगर हमारी बॉडी भूल रही है तो हम यहाँ से कंसेप्ट आता है वैक्सीनेशन का। तो यहाँ जैसे हम बच्चों को वैक्सीनेशन करवाते हैं, छोटे बच्चों के लिए तो टाइम पीरियड होता है कि यार ये 1 महीने के बाद देनी है, 2 महीने के बाद देनी है, 3 महीने के, 4 महीने के बाद देनी है, 6 महीने के बाद देनी है। तो हम करते क्या हैं, हम बाहर से ही उस बॉडी में एंटीजन्स डालते हैं ताकि बॉडी उस एंटीजन के खिलाफ एंटीबॉडीज़ बना ले, ताकि बाद में जब अटैक हो तो उसके पास पहले से ही वो पड़ा हुआ हो। ठीक है, इसको हम अच्छे से समझेंगे। आप सोच रहे होंगे कि हम बाहर से अगर आप वायरस दे रहे हैं, बाहर से बैक्टीरिया दे रहे हैं, एंटीजन दे रहे हैं बॉडी में, तो उसका तो फिर वो डिजीज़ भी काज कर सकता है, लेकिन नहीं करता है। मैं अभी बताता हूँ क्यों नहीं करता है। वैक्सीनेशन का एक पूरा का पूरा प्रोसीजर है जो हम समझेंगे। अभी यहाँ तक समझ में आया, इसका थोड़ा सा लो है। तो अब देखो, लार्ज नंबर ऑफ एंटीबॉडीज़ विल बी प्रोड्यूस इन द, अच्छा ये क्या मैंने लिखा है, लार्ज नंबर ऑफ एंटीबॉडीज़ विल बी प्रोड्यूस टू किल। अच्छा हाँ, तो कहने का मतलब ये इसका रिस्पॉन्स तो स्लो है, लेकिन इसका पास क्या है, इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी। याद रखना, बी सेल्स के पास ही, बी सेल एंटीबॉडीज़ बना रहे हैं, इनके पास क्या है, इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी, मतलब पूरी की पूरी यादाश्त याद रखते हैं।
ठीक है। और ये भी याद रखते हैं कि इस एंटीबॉडी को प्रिपेयर करने का मेथड क्या था हर एक स्पेसिफिक एंटीजन के लिए। समझ आ रहा है हमारी बॉडी कितनी खतरनाक तरीके से काम कर रही है, ठीक है। तो अब होगा क्या कि जैसे मान लो कि जैसे अब सिम्टम्स आएंगे ना दोबारा से चिकन पॉक्स से, जैसे मैंने चिकन पॉक्स की आपको एग्जांपल दी, तो वो एंटीबॉडीज उसने पहले से रेडी करके रखी हैं और वो लाइफ टाइम के लिए हैं, तो वो सिम्टम्स हमारी बॉडी पे नहीं आने देता है। जैसे ही वो अटैक होगा भी तो उसको मार देगा, जब तक सिम्टम्स आते हैं तब तक वो मर जाएगा। अब ये सारी डिजीज़ के लिए क्यों नहीं होता, तो मैंने आपको बता दिया पहले कि इसका टाइम पीरियड जो है डिफरेंट है हर एक पैथोजन के लिए। जैसे चिकन पॉक्स का वायरस का टाइम पीरियड लाइफ टाइम। अब सेम कोई और एंटीजन होगा तो उसके लिए 10 दिन 10 महीने कुछ भी हो सकता है। तो अब देखो हमें असल में टाइम पीरियड बढ़ाना था उस मेमोरी का, तो उसके लिए हमने, ताकि हमारी बॉडी प्रोटेक्ट रह सके, तो आइडिया ऑफ वैक्सीनेशन वहाँ से आया। अब समझ में आ रहा है वैक्सीनेशन का आइडिया कहाँ से आया। लेकिन अब देखो इसके इल इफेक्ट्स भी हो सकते थे। जब हम बाहर से इंजेक्ट कर रहे हैं एंटीजन, एक स्पेसिफिक एंटीजन डाल रहे हैं अपनी बॉडी में, तो हमारा मेन मकसद क्या है कि हम इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी बना दें हमारी बॉडी की, कि ताकि वो उससे अगली बार जब वो अटैक हो तो उसके पास पहले से रेडी हो एंटीबॉडी और वो उसके ऊपर अटैक कर दें। लेकिन इसके इल इफेक्ट्स भी तो हो सकते हैं कि हमने वो दिया और उसका नुकसान हो गया, ठीक है। तो कहने का मतलब हमें मेमोरी बनानी है लेकिन डिजीज़ के बगैर, ताकि हमें डिजीज़ भी ना लगे और हमारी बॉडी मेमोरी भी बना ले। तो वहाँ से कंसेप्ट आया किसका, वैक्सीनेशन का। यहाँ तक आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा कि वैक्सीनेशन का क्या है। अब देखो वैक्सीनेशन होता क्या है। अब देखो ये तो मैंने लिखा हुआ, आप पढ़ लेना वैक्सीनेशन क्या होता है। मैं आपको वैक्सीनेशन की टाइप्स बता देता हूँ, या चलो समझा ही देते हैं। ये असल में वैक्सीनेशन क्या एक प्रोसेस है पूरा का पूरा, जहाँ पे हम क्या करते हैं किसी भी पर्सन को हम इम्यून बनाते हैं, कहने का मतलब रेजिस्टेंट बनाते हैं कि उसको इन्फेक्शन ना हो, ठीक है, ताकि उसकी बॉडी जो है वो इम्यून सिस्टम उसका अच्छे से काम करे। अब होता क्या कि जैसे मान लो हमने बाहर से वैक्सीनेशन, छोटे बच्चे को वैक्सीनेशन दी बाहर से ही, ठीक है, मान लो उसको हमने कोई बाहर से एंटीजन दिया फॉर द फर्स्ट टाइम। अब उसकी बॉडी स्लो और लो मतलब इंटेंसिटी वाला वो रिस्पांस शो करेगी, एंटीबॉडीज़ बनाएगी, ठीक है। तो कहने का मतलब बी सेल्स जो हैं, या फिर हम जिसे हम बोल रहे हैं बी लिम्फोसाइट्स, अब वो सेंसिटाइज तो हो जाएंगे कि अच्छा ये वाला मटेरियल एंटीजन बाहर से आया है और मुझे इस हिसाब से इसके लिए वो बनाना है। तो कहने का मतलब मेमोरी बन जाएगी। मेन वैक्सीनेशन का पर्पज़ है कि हमारी बॉडी में उसकी मेमोरी बन जाए, ठीक है। अब सेम एंटीजन अगर दोबारा से अटैक करेगा तो उसकी मेमोरी ट्रिगर हो जाएगी, वो फास्ट और इंटेंस होगा, और उससे क्या होगा कि हमारी बॉडी में डिजीज़ होने के चांसेस कम हो जाएंगे। तो हमारी बॉडी को प्रोटेक्शन मिल जाती है डिजीज़ से, मेन यही है रीज़न। अब असल में वैक्सीन भी हमारे पास बहुत सारी टाइप्स की हैं जो हम बॉडी में इंजेक्ट करते हैं वैक्सीनेशन। तो पहली होती है लाइव एटेन्यूएटेड। लाइव एटेन्यूएटेड का मतलब है कि जो हम बाहर से एंटीजन डाल रहे हैं बॉडी के अंदर, तो वो जो एंटीजन तो समझ आ रहा है ना क्या है, कोई भी फॉरेन मटेरियल जो हम डाल रहे हैं वो सबसे पहले तो वो जिंदा होता है लेकिन वीक होता है। जैसे मान लो अपने कोई बैक्टीरिया डाला ताकि उसको समझ आ जाए कि ये वाला बैक्टीरिया, जैसे हमें टीबी का बैक्टीरिया है हमारे पास, ठीक है, तो हमने जो टीबी का पैथोजन है हमने वो वाला ट्रांसफ़र किया किसी की बॉडी में, ताकि उसकी बॉडी उसके खिलाफ वो मेमोरी बना ले, और जैसे इसको दोबारा कहीं ज़िंदगी में टीबी होने की चांसेस भी हों तो वो उसको पहले से ही बॉडी उसकी रेडी रहे, उसको मार दें। समझ रहे हो, ये मेन आइडिया है वैक्सीनेशन का। अब जब हम डाल रहे हैं अंदर, आप सोच रहे होंगे कि जैसे ही उसने डाला, चाहे है तो जिंदा है ना, चाहे वीक है, तो वो तो उसके ऊपर टीबी काज भी कर सकती है। अगर हम टीबी का बैक्टीरिया उसके अंदर डाल रहे हैं तो उसकी वजह से तो टीबी हो भी सकती है उसको। लेकिन देखो याद रखना, पैथोजन जो है वो अलाइव तो है लेकिन इतना वीक है, वो हम उसी हिसाब से वैक्सीन बनाते हैं कि इतना वीक है कि वो डिजीज़ काज नहीं कर सकता, ठीक है, समझ रहे हैं मेरी बात। तो इसलिए हम इसे क्या बोल रहे हैं, लाइव एटेन्यूएटेड। और इसका फ़ायदा क्या होता है कि हमारी बॉडी उसके खिलाफ मेमोरी बना लेती है कि इस टाइप के कोई बॉडी खुद ही उसके खिलाफ एंटीजन बना रही है, ठीक है, सॉरी एंटीबॉडीज़ बना रही है। तो एंटीबॉडीज़ उस एंटीजन जो हमने बाहर से लिया है, जो भी पैथोजन लिया है, उसके खिलाफ मेमोरी बना लेती है, और फिर क्या है कि जब भी वो दोबारा से आएगा तो उस हिसाब से कम। जैसे वो ये आपने याद होगा पोलियो के ड्रॉप्स पीते थे हम बचपन में, तो वो हमारी बॉडी वो इसलिए पीते थे कि देखो वो है पोलियो के ड्रॉप्स हैं, उसमें वो लाइव भी होते हैं लेकिन वीक होते हैं, ठीक है। या फिर ये बीसीजी होती है, हाँ, टीबी के लिए बीसीजी की वैक्सीनेशन देते हैं बच्चों में, तो ये टीबी से प्रोटेक्ट करने के लिए हम बाहर से ही दे रहे हैं, उसके लाइव भी है लेकिन वीक है, तो उससे डिजीज़ नहीं होगी। देखो उससे आपको याद है कि बचपन में जब इंजेक्शन लगता है छोटे बच्चों को, उनको फीवर आता है, तो मतलब बॉडी लड़ रही है, बॉडी एंटीबॉडीज़ बना रही है, जो भी एंटीजन बाहर से हम दे रहे हैं, चाहे वो वैक्सीनेशन के थ्रू ही हो, ठीक है। तो एक तो आगे ये वाली टाइप। दूसरी होती है इनएक्टिवेटेड, और साथ में वो किल्ड होता है। कहने का मतलब
हम यहाँ पे सिर्फ किल्ड भी लिख सकते थे कि हमने मार के भेज दिया, नहीं, वो हमने इनएक्टिवेट भी किया है ताकि वो एक्टिवेट हो भी ना सके, क्योंकि हमें पता है वायरस तो जब बॉडी के अंदर जाएगा, बाहर तो वो किल्ड ही है, वायरस बाहर तो मरा हुआ ही है, बॉडी के अंदर जाके वो जिंदा हो ही जाता है। तो हम उसको इस काबिल नहीं बनाते, इस काबिल नहीं रखते कि वो बॉडी के अंदर जाके भी जिंदा हो, इसलिए उसको बोल रहे हैं हम इनएक्टिवेटेड किल। तो अब यहाँ पे पैथोजन को मारा जाता है, लेकिन उसका कुछ पार्ट, अब देखो वो सोचोगे कि यार मरी हुई चीज़ में मरा हुआ बैक्टीरिया हम अंदर डाल रहे हैं, मरा हुआ वायरस हम अंदर डाल रहे हैं, तो उससे हमारी बॉडी को कैसे पता चलेगा कि यार कोई बाहर से, देखो बॉडी क्या करती है, हमारी जो इम्यून रिस्पांस है वो जो भी बाहर से आ रहा होता है ना, अब उसका स्ट्रक्चर जो होगा वो कुछ ना कुछ किसी चीज़ से बना होता है। तो मान लो वो कार्बोहाइड्रेट से बना है, जैसे मान लो पॉलीसेकेराइड से बना है, या फिर उसमें कुछ प्रोटीन्स हैं, तो वो उसके स्ट्रक्चर को देखता है, प्रोटीन के स्ट्रक्चर को देखेगा या पॉलीसेकेराइड के स्ट्रक्चर को देख के उस हिसाब से वो फिर अपनी मेमोरी बना लेता है और अपना एंटीबॉडी बॉडी जो है वो जनरेट करती है, ठीक है। तो इनएक्टिवेटेड किल में होगा कि पैथोजन इज किल्ड बट सर्टन पार्ट ऑफ इट्स स्ट्रक्चर आर स्टिल एबल टू क्रिएट एन इम्यून रिस्पांस। तो उसके स्ट्रक्चर को देख के वो इम्यून रिस्पांस हमारी बॉडी बना देती है, ऐसे याद रखो, ठीक है। जैसे कोवैक्सीन आपको याद होगा कोविड के टाइम के ऊपर ये हुआ था। उसके बाद सब यूनिट, देखो सब यूनिट का क्या मतलब है कि हम कुछ स्पेसिफिक पार्ट्स उस पैथोजन के उसको यूज़ करते हैं, ठीक है, ताकि हमारी बॉडी इम्यून रिस्पांस बना सके। जैसे मानो मैंने आपको बताया वो प्रोटीन से बना है या पॉलीसेकेराइड से बना है, जो भी हम बाहर से एंटीजन भेज रहे हैं, तो वो उस पॉलीसेकेराइड के स्ट्रक्चर को पढ़ के उसके कुछ पार्ट, जैसे मान लो पॉलीसेकेराइड को देख लेगा या उसके प्रोटीन के स्ट्रक्चर को देख के उस हिसाब से हमारी बॉडी जो है वो बना लेती है। ऐसे कंजुगेट वैक्सीन का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे दो स्पेसिफिक पार्ट्स उसके अलग अलग से, मगर कहने का मतलब प्रोटीन और पॉलीसेकेराइड दोनों के दोनों, क्योंकि वो इसका भी बना हो सकता है इसका भी बना हो सकता है, तो वो उसके स्ट्रक्चर में इसको भी याद रखता है कि प्रोटीन भी था, इसको भी याद रखता है कि पॉलीसेकेराइड भी था। तो और अगली बार अगर सेम स्ट्रक्चर का प्रोटीन और सेम स्ट्रक्चर का पॉलीसेकेराइड बाहर से आएगा तो उसके पास पहले से ही हमारी एंटीबॉडीज बॉडी के पास रेडी होगी, इसके बोल रहे हैं कंजुगेट वैक्सीन, ठीक है। तो अब मैंने आपको बताया था लास्ट शुरू में जब हम इम्यूनिटी पढ़ रहे थे, मैंने बोला था कि एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी में समझाऊंगा। अब एक्टिव का मतलब ये है कि जब हमारी बॉडी किसी भी एंटीबॉडी के खिलाफ, जब एंटीजन के खिलाफ हमारी बॉडी खुद एंटीबॉडीज़ बनाती है, उसे हम बोलते हैं एक्टिव इम्यूनिटी, जब हमारी बॉडी खुद बना रही है, ठीक है। तो ये वो इम्यून रिस्पांस है वेयर एंटीबॉडीज अगेंस्ट ए पर्टिकुलर एंटीजन आर प्रोड्यूस्ड बाय द इम्यून सिस्टम ऑफ ए पर्सन। मेरे अपने इम्यून सिस्टम ने क्या एंटीबॉडीज़ बनाई हैं एक स्पेसिफिक एक पर्टिकुलर एंटीजन के लिए, उसे हम बोल रहे हैं कि एक्टिव इम्यूनिटी है। ये दो तरीके की हो सकता है, एक तो नेचुरल सिचुएशन में भी, एक आर्टिफिशियली ये एंटीजन्स भी दे सकते हैं। कहने का मतलब जैसे मान लो कोई भी एंटीजन बाहर से आया, तो यहाँ पे टी सेल्स नहीं बनाएंगे यार, टी सेल्स कहाँ बनाते हैं, ये बी सेल्स हैं, ठीक है। अब किसी ने पहले पढ़ा होगा तो उसने पता भी चल गया होगा उसको कि मैंने यहाँ पे थोड़ा सा गलत लिखा है, सॉरी एक मिनट रुकना। तो आपको याद रखना है यहाँ पे क्या है, हमारे बी सेल्स क्या बनाते हैं, हमारी एंटीबॉडीज़ बनाते हैं। तो हमारे बी सेल्स क्या बनाएंगे, एंटीबॉडीज़ बना देंगे। तो ये आगे नेचुरल सिचुएशन, तो दो सिचुएशन हो सकती है। नेचुरल सिचुएशन में हमारे एंटीजन्स, जैसे कोई एंटीजन आता है, बी सेल्स हमारी एंटीबॉडीज़ बना देते हैं। अब आर्टिफिशियली का मतलब ये है कि एंटीजन्स आर गिवन थ्रू ए वैक्सीनेशन, तो वैक्सीनेशन के थ्रू हमने एंटीजन बॉडी को दिए हैं, तो अब हमारी बॉडी एंटीबॉडीज़ बना रही है, ठीक है। यहाँ पे जैसे ही कोई भी एंटीजन बाहर से आ रहा है, नेचुरली आ रहा है वो, तो बी सेल्स बना रहे हैं, यहाँ पे भी बी सेल ही बनाएंगे, लेकिन हमने यहाँ पे एंटीजन वैक्सीनेशन के थ्रू दिया है बाहर से, कि हम बचा रहे हैं बॉडी को कि तो ये स्पेसिफिक एंटीबॉडीज़ बना, ठीक है। तो इस अब ये दोनों केसेस में हो क्या रहा है, एंटीजन कौन बना रहा है, ये देखो अब मेन चीज़ क्या है, वो एंटीबॉडीज़ कौन बना रहा है, हमारी बॉडी खुद की बना रही है। तो इसे हम इसे क्या बोल रहे हैं, एक्टिव इम्यूनिटी। पैसिव इम्यूनिटी का मतलब ये है कि हम किसी और की जो इम्यूनिटी है उसका यूज़ कर रहे हैं। कहने का मतलब किसी और की एंटीबॉडीज़ का यूज़ कर रहे हैं। वो कैसे कर सकते हैं, जैसे हमने देखा होगा कि जो मदर का मिल्क है, वो छोटा बच्चा जो है उसके पास तो उतनी एंटीबॉडीज़ होती नहीं है, तो मदर के मिल्क में जितनी भी एंटीबॉडीज़ होंगी तो वो सारी की सारी बच्चे के अंदर ट्रांसफ़र हो जाती हैं, ठीक है। तो अब उसका जो मतलब किसी बच्चे का, किसी भी बेबी का जो उसका इम्यून सिस्टम है वो अपना तो एंटीबॉडीज़ नहीं बना सकता, तो बेबी ने जैसे ही फीड किया वो सारी की सारी एंटीबॉडीज़ उसके पास चलेगी। तो अब कहने का मतलब बेबी के लिए वो पैसिव इम्यूनिटी की तरह काम कर रहा है, क्योंकि वो आप देखोगे तो वो इम्यूनिटी बच्चे की अपनी नहीं है, वो किसकी है, माँ की है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं वो क्या है, पैसिव इम्यूनिटी है। याद रखना वहाँ जहाँ पे अपनी बॉडी खुद एंटीबॉडीज़ नहीं बना रही, हम बाहर से ले रहे हैं, ठीक है। तो इसका दूसरा तरीका होता है जिसे हम बोलते हैं मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़, मतलब हम लैब में एंटीबॉडीज़ बना के फिर अपनी बॉडी में ले रहे हैं। जैसे हम एंटीबायोटिक्स वगैरह खाते हैं, दिस गिवन एंटीबॉडीज़ कैन बी डन आर्टिफिशियली, ठीक है। जिसमें जैसे मोनोक्लोनल मैंने आपको ऊपर बताया था कि निपा वायरस में आपको समझाऊंगा मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ क्या होती है। तो ये वो होती हैं
हैं जो हम लैब में बनाते हैं। अब जैसे निपा वायरस की वजह से मोर्टेलिटी रेट 40% से ज़्यादा हो गया था, तो हमने क्या किया, एंटीबॉडीज़ लैब में ही डेवलप कर ली, ठीक है, ताकि जितने भी निपा वायरस के केस हैं उनसे लड़ा जा सके। ऐसे ही आपको कोविड में याद होगा प्लाज्मा थेरेपी होती थी, ये भी एक पैसिव इम्यूनिटी है। कहने का मतलब अगर जैसे मान लो कोविड के टाइम के ऊपर कोई पर्सन ए है, उसने कोविड से रिकवर कर लिया, अब उसके बॉडी में वो वाली सारी एंटीबॉडीज़ हैं जो लड़ सकती हैं किससे, जो कोविड का वायरस है उसके मतलब उससे एंटीजन से। तो हम करते क्या थे कि पर्सन बी, ये जो पर्सन ए है, इसका जो प्लाज्मा है उसको उठाते थे प्लाज्मा से लेके उस प्लाज्मा हम ट्रांसफ़र करते। ये बहुत कम्प्लेक्स प्रोसेस होता है, इतना आसान नहीं होता कि इसका खून उठा के इधर डाल दिया, लेकिन करते थे। तो यहाँ पे हम क्या करते थे, यहाँ पे इसी को हम बोल रहे थे प्लाज्मा थेरेपी। तो इस पर्सन का खून हम इसके एंटीबॉडीज़ यहाँ पर ट्रांसफ़र करते थे और ये बंदा रिकवर हो जाता था डिजीज़ से। तो ये पैसिव फॉर्म ऑफ इम्यूनिटी, उसकी अपनी बनाई हुई नहीं है, बाहर से ली हुई है, ठीक है। तो इसके बाद देखो ये बहुत हो गया, अब 1 घंटा हो गया। तो अब इसके बाद कोशिश करता हूँ मैं 2 लेक्चर्स, बल्कि 1 लेक्चर तो नहीं, मुश्किल है, 2 लेक्चर में न्यूट्रिशन और उसकी टाइप्स अच्छे से कवर कर लेंगे। देखो मैं इसको मैराथन में आपको 2 घंटे में पूरी की पूरी बायो पढ़ा सकता था, लेकिन उसका फ़ायदा क्या है मुझे, वो आपको तो हर जगह मिल जाएगी। मज़ा तब है ना कि आपको हर एक टॉपिक डेप्थ में, और मैंने ज़्यादा टाइम भी नहीं लिया, 7-8 घंटे में आप खुद सोचो कि आपका सारा का सारा सिलेबस ख़त्म हो रहा है। अगर बायोलॉजी का, तो बायोलॉजी में मान के चलो आपके 3-4 क्वेश्चन तो आएंगे, तो वो पक्के करवा रहा हूँ मैं, ठीक है। और यहीं से सिलेक्शन होगी आपकी, याद रखना। अब टाइम लग रहा है, लेकिन ये है कि ये टाइम वर्थ इट भी है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है आपको पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो आप इजहार कर सकते हो। थैंक यू सो मच।